8 साल पहले मैं जिंगदू का क्राउन प्रिंस एक भिखारी बन गया था। वह सू मुयुन ही थी जिसने मेरे पास्ट को भूलकर मुझे सहारा दिया। दिन में मैं उसका पर्सनल सेक्रेटरी था और कंपनी के कामों में उसकी मदद करता था। रात को मैं उसका लवर बनकर हर रात उसकी सेवा करता था। मैंने सोचा था कि मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ ऐसे ही बिताऊंगा, लेकिन तब तक जब तक वह लड़का नहीं आया था। तब मुझे समझ आया कि मैं उसके लिए सिर्फ एक ऐसी चीज था जिसे कभी भी बदला जा सकता है। उन दोनों को हर दिन एक दूसरे के करीब आते देखकर मुझे समझ आ गया था कि अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। अभी मैं उसके सामने खड़ा था। मैंने बिल्कुल शांत चेहरे के साथ कहा, चेयरमैन सू, यह मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। और मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर डेस्क पर रख दिया। मेरे सामने खड़ी वह औरत बर्फ की तरह ठंडी थी। उसने ऊपर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक मजाक था। उसके पास खड़े लिन जियांग ने हैरानी से पूछा, ब्रदर शेन, आप ऐसा मत कीजिए। क्या आपके और चेयरमैन सू के बीच कोई गलतफहमी हुई है? वह हमेशा ऐसी बातों का फायदा उठाता है ताकि खुद को एक अच्छा इंसान दिखा सके। इसीलिए तो वह सू मुयुन को इतना खुश रख पाता है। क्या तुमने अच्छे से सोच लिया है? सू मुयुन ने ठंडी आवाज में पूछा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। अगर कोई और बात नहीं है तो मैं अब चलता हूँ। मुझे पीछे जाते हुए देखकर लिन जियांग की आंखों में एक जीत की खुशी थी, लेकिन उसने तुरंत अपने चेहरे के भाव बदल लिए और बोला, चेयरमैन सू, आप ब्रदर शेन के साथ बात साफ क्यों नहीं कर लेती? यह सुनकर सू मुयुन ने उसकी तरफ देखा और बोली, शेन यंसी, वह तो बस एक लवर है जिसे मैंने अपने पास रखा है। वह एक कुत्ते जैसा है और एक कुत्ता भला अपने मालिक को छोड़कर कैसे जा सकता है? तुम इसकी चिंता मत करो। यहाँ आओ और मेरे कंधे दबाओ। लिन जियांग जल्दी से सू मुयुन के पीछे गया और ध्यान से उसके कंधे दबाने लगा। कंपनी से निकलने के बाद मैंने गाड़ी चलाई उस विला की तरफ जहां मैं और सू मुयेन आमतौर पर रहते थे। विला की हर एक छोटी चीज को देखते हुए पुरानी यादें मेरे दिमाग में आने लगीं। सू मुयुन पिछले कुछ महीनों से यहाँ बहुत कम आती थी। मुझे बिना सोचे ही पता चल गया था कि वह जरूर लिनजियांग के साथ वक्त बिता रही होगी। लोग नए प्यार की हंसी देखते हैं, पुराने प्यार के आंसू नहीं। इसीलिए अब सच में जाने का वक्त आ गया है। मैंने सिर्फ अपने कुछ कपड़े लिए, अपना लैपटॉप और अपना टैबलेट लिया। इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं लिया। जब मैं विला से बाहर निकला तो मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और फिर बिना पीछे देखे वहां से चला गया। आज धूप बहुत तेज थी और ठंडी हवा चल रही थी। शायद इस अच्छे मौसम की वजह से मेरा मूड भी थोड़ा ठीक हो गया था। जैसे ही मैं विला से निकला, बटलर अंकल ली ने सू मोयन को फोन किया। मिस्टर शेन अभी विला आए थे और अपना सामान लेकर चले गए। बटलर की बात सुनकर सुमियोन के चेहरे पर बेपरवाही थी। समझ गई, वह कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगा। 1 घंटे बाद मैं मोडू के बीच में बनी एक बिल्डिंग में पहुंचा। मैंने बहुत पहले से ही स्टॉक्स खरीदना शुरू कर दिया था। इन सालों में मैंने इतने पैसे कमा लिए थे कि अपने लिए एक अपार्टमेंट खरीद सकूं। 19 दुकानें, कई कंपनीज के शेयर्स और $500 मिलियन की सेविंग्स थी। मैं आमतौर पर सू मोयन के साथ रहता था, इसीलिए इस अपार्टमेंट के बनने के बाद मैं कभी यहाँ नहीं आया था। जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा खुला, मैं बाहर आया, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ आते ही मेरी मुलाकात किसी जान पहचान वाले से होगी। वह मोडू जुंडा इन्वेस्टमेंट ग्रुप की चेयरमैन वेंजी यी थी। मैं और वह एक दूसरे को पहले से जानते थे, क्योंकि हम दोनों एक ही काम में थे। बिजनेस की दुनिया में हमारा आमना सामना 1 दर्जन से ज्यादा बार हो चुका था, इसीलिए हम एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। शेनयंगची, वेंजी ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और फिर पास वाले अपार्टमेंट की तरफ इशारा किया। क्या यह तुम्हारा घर है? यह सुनकर मैंने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, चेयरमैन वेन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वेंजी मजबूरी से मुस्कुराई। मैं अपनी चाबी भूल गई हूँ। मैंने अपनी सेक्रेटरी को कंपनी से दूसरी चाबी लाने के लिए कहा है। उसे वापस आने में 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगेगा। अगर आपको बुरा ना लगे तो आप थोड़ी देर मेरे घर पर वेट कर सकती हैं। भले ही हम बिजनेस की दुनिया में दुश्मन थे, लेकिन अब हम पड़ोसी बन गए थे। और सबसे बड़ी बात, मैंने अब रेजिग्नेशन दे दिया था, इसीलिए अब वेंजी और मेरे बीच कोई तकरार नहीं थी। अपार्टमेंट के अंदर आने के बाद मैंने एक ग्लास पानी निकाला और उन्हें दे दिया। चेयरमैन nguyen, पानी लीजिए। वेंजी ने पानी का ग्लास लिया और मेरी तरफ एक गहरी नजर से देखा। मैंने सुना है कि तुमने चेयरमैन सू की कंपनी से रेजिग्नेशन दे दिया है। यह सुनकर मैंने अचानक अपना सिर उठाया। चेयरमैन nguyen, आपको खबरें बहुत जल्दी मिलती हैं। वेंजी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए देखा। आखिर तुम वही हो जिसने मुझे कई बार हराया है, तो तुम्हारा ख्याल रखना तो बनता ही है। मैं भी थोड़ा मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तो चेयरमैन वेन के दिमाग में कितने लोग रहते हैं? अभी के लिए सिर्फ तुम। जब जीव ने अपनी चमकदार और तेज आंखों से मुझे देखा, किसी वजह से मुझे लगा कि यह बात थोड़ी अजीब हो रही है। अगर ऐसा है तो मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है। तो क्या तुम्हारे दिमाग में मैं हूं? उसने अचानक इतना सीधा सवाल कब पूछ लिया? खैर, इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने स्क्रीन पर देखा और तुरंत फोन काट दिया। लगता है कोई तुम्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। वेंजी यी ने मुझे हैरानी से देखा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। तुम ऐसा कह सकती हो, लेकिन अभी के लिए मैं बस अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहता हूँ और वह काम करना चाहता हूँ जो मुझे सच में पसंद है। जहां तक काम की बात है, मैं अभी उस बारे में नहीं सोच रहा हूँ। वेंजी ने हाँ में सिर हिलाया।
मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। ये सर्कल बहुत खराब है। तुम बहुत काबिल हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत साफ है। इसलिए अच्छा ही हुआ जो तुमने छोड़ दिया। अब आगे तुम क्या करना चाहते हो? हम्म। मैंने ध्यान से सोचा। शायद कुकिंग। ये तो बहुत अच्छा है। वेंजिए ने खुशी से कहा। यह सुनकर मैंने उसे हैरानी से देखा। क्या तुम्हें भी कुकिंग पसंद है? वेंजिए ने ना में सिर हिलाया। नहीं, मुझे खाना पसंद है। बस मुझे नहीं पता कि क्या आज मेरी किस्मत इतनी अच्छी होगी कि मुझे तुम्हारे हाथ का खाना चखने को मिलेगा। हाँ, बिल्कुल मिलेगा। चेयरमैन वेन के लिए खाना बनाना मेरे लिए खुशी की बात होगी। इसी बीच मोडू के एक बड़े और महंगे केटीवी प्राइवेट रूम के अंदर सुमुयुन बिल्कुल बीच में बैठी थी। उसके पास में कई सुंदर लड़कियां बैठी थीं। वेई नाम की एक थोड़ी मोटी लड़की सुमुयुन के पास बैठी और उसने सीधे पूछा, क्या शेनयंसी ने सच में रिजाइन कर दिया है? शेनयंसी का नाम सुनते ही सुमुयुन के आसपास का माहौल एकदम ठंडा हो गया। तुम्हें कैसे पता चला? पूरे सर्कल को पता है। मैंने सुना है कि चेयरमैन लिू ने तुरंत उससे बात की है। वह चाहते हैं कि वह उनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर बन जाएं। साल के 10 मिलियन। यह सुनकर सुमुयुन ने अपनी मुट्ठी भींची। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी कोई अपनी चीज पर कोई और नजर डाल रहा हो। और जैसे ही यह बात सामने आई, पूरे प्राइवेट रूम में सन्नाटा छा गया। लिन वेइवेई ने आगे कहा, लेकिन वह नहीं गया। उसने कहा कि वह आराम करना चाहता है। यह सुनकर सुमुयुन ने चैन की सांस ली। शेनयंसी बस मेरे सामने नखरे दिखा रहा है। कुछ दिन बीतने के बाद वह वापस आ जाएगा। इसलिए उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। वह पिछले कुछ दिनों से बहुत थक गया था। मैंने उसे कुछ दिनों की छुट्टी दी है। वह कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगा। उसके पास बैठी रुओन चिंग्याओ ने यह सुना और निराश होकर कहा, ओह, तो वह नहीं गया। कितने दुहक की बात है। मेरे पापा चाहते हैं कि मैं हमारी फैमिली कंपनी ज्वाइन करूं, लेकिन मुझे मैनेजमेंट के बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो उसे अपनी कंपनी में बुलाने की सोच रही थी। सुमुयुन को अंदर ही अंदर बुरा लगा। वह खड़ी हुई और बोली, मैं रेस्टरूम जा रही हूँ। यह कहकर उसने दरवाजा खोला और चली गई। कुछ मिनट्स बाद सुमुयुन रेस्टरूम से बाहर आई। जब वह अपने हाथ धो रही थी, तभी एक आवाज आई, क्या तुम उसे फोन नहीं करोगी? सुमुयुन ने पीछे मुड़कर देखा। वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त सोंग शुरेन थी। तुम बाहर क्यों आई? सोंग शुरेन ने सुमुयुन की तरफ देखा। उसकी आवाज शांत थी। अभी भी नाटक कर रही हो? अगर तुम्हें सच में परवाह नहीं होती तो तुम रूम में बार बार अपना फोन क्यों चेक कर रही थी? अगर मुझे सही याद है तो तुमने पहली बार ऐसा किया है। वह वापस आ जाएगा। सुमुयुन ने पूरे यकीन के साथ यह बात दोहराई। यह सुनकर सोंग शुरेन ने एक ठंडी सांस ली। मुझे नहीं पता कि तुमने लिन जियांग को उसे चोट पहुंचाने क्यों दी, यहां तक कि उसे आईसीयू में पहुंचा दिया। लेकिन मुझे यह जरूर पता है कि अगर वह सच में चला गया तो तुम बिल्कुल टूट जाओगी। इसलिए तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें सलाह दे रही हूं कि तुम उससे बात करो। सुमुयुन ने हंसते हुए कहा, शुरेन, मुझे कोई प्यार में पागल लड़की मत समझो। वह बस एक लवर है। अगर वह वापस नहीं भी आया तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भूलो मत, जब तक मैं चाहूं मेरे पास बहुत सारे लवर्स हो सकते हैं। ठीक है। सोंग शुरेन पीछे मुड़ी। जैसे ही वह वापस जाने वाली थी, उसे अचानक कुछ याद आया। ओह हाँ, मेरे लोगों ने मुझे बताया है कि वेंजिए और शेन यंसी पड़ोसी हैं, और अब वेंजिए उसके घर में रहने चली गई है। मुझे लगता है तुम अच्छे से जानती हो कि वह क्या चाहती है। मधु के एक सुपरमार्केट के अंदर। यंसी, ये और ये वाला भी अच्छा है। मैं क्या करूं, मेरा ये सब खाने का मन कर रहा है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वेंजिए का ऐसा बचपना भरा रूप भी हो सकता है। मुझे याद है कि पिछली बार मैं इतना सुकून में तभी था जब मेरे माता पिता जिंदा थे। अपने सामने वेंजिए को देखकर मैं थोड़ा सा मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। कोई बात नहीं, जो खाना है खाओ, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। यह सुनकर वेंजिए मुस्कुराई। बहुत बढ़िया। क्या तुम कुछ भी बना सकते हो? तो फिर मैं तुम्हारे लिए सब्जियां धो देती हूँ। किचन में वेंजिए और मैं काम में लग गए और साथ में बातें भी करने लगे। वैसे अब जब तुम आगे किसी कंपनी में काम नहीं करने वाले हो तो तुमने आगे क्या करने का सोचा है? मैंने थोड़ी देर सोचा और कहा, पहले तो मैं थोड़ा आराम करूंगा और खाली समय में नए नए खाने बनाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं बहुत ज्यादा बोर हो गया तो कहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लूंगा। सिक्योरिटी गार्ड? वेंजे मजाक उड़ाते हुए बोली। तुम्हारे इस चेहरे के साथ अगर तुम सच में सिक्योरिटी गार्ड बन गए तो मुझे डर है कि बिल्डिंग की सारी सिंगल लड़कियां। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, मेरे फोन की घंटी बजी। जब मैंने स्क्रीन पर नाम देखा तो मेरे चेहरे पर गुस्सा आ गया। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, अंकल ली, और फोन उठाया। हेलो मिस्टर शेन, सुमुयुन ने आज बहुत ज्यादा पी ली है और उनके पेट में दर्द हो रहा है। क्या आपको पता है कि पेट की दवाई कहाँ रखी है? बेडरूम के राइट साइड वाले टेबल पर, ऊपर से तीसरे ड्रॉर में। ठीक है मिस्टर शेन, मुझे मिल गई। बस बात यह है कि मैडम की तबीयत अभी काफी खराब है। क्या आप यहाँ आकर उनका ध्यान रख सकते हैं? अगर पहले का वक्त होता तो मैं सब काम छोड़कर हाँ कह देता, लेकिन आईसीयू के उन कुछ दिनों में मैंने बहुत सारी बातें समझ ली थी। इसलिए मैंने सीधे कहा, अंकल ली, घर पर इतने सारे नौकर हैं, मैं नहीं आऊंगा। और वैसे भी मैंने अब नौकरी छोड़ दी है, तो अब मेरा चेयरमैन सू से कोई लेना देना नहीं है। और अगर हो सके तो
आगे से मुझे फोन मत कीजिएगा। तभी वेंजी अचानक बोली, यांसी, क्या तुम्हें यह चाहिए? मैं एक पल के लिए रुका, लेकिन फिर भी कहा, हाँ बिल्कुल, इसे मेरे बोल में डाल दो। फिर मैंने अंकल ली से आगे बात की, अगर कोई और बात नहीं है तो मैं फोन रखता हूँ। फोन रखने के बाद अंकल ली के पसीने छूट रहे थे और वह लिविंग रूम में खड़े थे। मैडम, अब आप ही देखिए क्या हाल है। सुमुयुन सोफा पर बैठी थी, उसका चेहरा गुस्से से बिल्कुल काला पड़ गया था। वेंजिए, तेरी तो, वो दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? सुमुयुन ने अपनी मुट्ठी भींची, वह उसे कितने प्यार से यांसी बुला रही थी। अंकल ली, लिन श्योंग को कहो कि यहाँ आए। अंकल ली ने सुमुयुन की तरफ देखते हुए फोन लगाया। हेलो मिस्टर लिन, चेयरमैन सू चाहती हैं कि आप यहाँ आएं। दूसरी तरफ खाना खाने के बाद मैं वेंजिए को उसके घर के दरवाजे तक छोड़ने गया और फिर वापस अपने घर की तरफ चल दिया। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ अपना वीचैट चला रहा था। उसी वक्त लिन जियांग की एक पोस्ट पर मेरी नजर पड़ी। उसमें बहुत ही आम चीज थी, एक लाइन और एक फोटो। आर्ट स्टूडियो में एक खूबसूरत दिन, जिसका अंत भी खूबसूरत होना चाहिए। फोटो में लिन जियांग के हाथ में एक रिंग थी। ये वही रिंग थी जो मैंने सुमुयुन के लिए खरीदी थी, लेकिन मेरे खरीदने के बाद सुमुयुन नहीं चाहती थी कि कंपनी में किसी को हमारे रिश्ते के बारे में पता चले, इसलिए उसने इसे कभी नहीं पहना। मुझे लगता है कि यह सबको बताने का उनका एक अलग तरीका था। यह सोचकर मैंने अपना सिर झटका। छोड़ो, मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ? वह चाहता वह अपनी आसान राह पर चल सकती है और मैं अपने मुश्किल रास्ते पर चलूंगा। मेरा जो भी उधार था मैंने पहले ही पूरा चुका दिया है, जब मैं मौत के बिल्कुल करीब था। इसी बीच सुमुयुन फोन पर सॉन्ग शुरन से बात कर रही थी। अगर मुझे ठीक से याद है तो वह रिंग सबसे पहला तोहफा था जो शेन यांसी ने तुम्हें दिया था, है ना? और तुमने उसे सीधे लिन जियांग को दे दिया और तुमने बिना कुछ कहे उसकी इस पोस्ट को भी मंजूरी दे दी। सॉन्ग शुरन की आवाज में थोड़ी हैरानी थी। ये लिन जियांग तो बिल्कुल आम सा लगता है और थोड़ा चालाक भी लगता है, लेकिन सुमुयुन ने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वह तो बस एक रिंग है, उसकी कोई खास कीमत भी नहीं है। उसे पसंद आई तो मैंने उसे दे दी। तुम बिजनेस की दुनिया में तो बहुत तेज हो, लेकिन इस मामले में बिल्कुल अंधी हो चुकी हो। चलो, अब मैं और बात नहीं करूंगी, मैं सोने जा रही हूँ। सॉन्ग शुरेन ने परेशान होकर फोन रख दिया। फोन कटने के बाद सुमुयुन बालकनी की तरफ गई और नीचे आती जाती गाड़ियों को देखने लगी और शहर की चमकती लाइट्स को देखने लगी। यह शहर सच में बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि अगर कोई खुद आगे बढ़कर बात न करे तो दो लोग शायद कभी दोबारा मिल ही नहीं पाएंगे। बहुत समय से कोई खबर नहीं थी और न ही कोई मुलाकात हुई थी। 8 सालों में शायद यह पहली बार था। सुमुयुन ने बेडरूम का दरवाजा खोला और अंदर की सजावट को देखने लगी। पहले उसे हमेशा लगता था कि इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब उन्हें देखकर उसे सच में बहुत अच्छा और सुकून भरा लग रहा था। सुमुयुन बिस्तर पर बैठी थी और अपने फोन को घूर रही थी। थोड़ा हिचकिचाने के बाद आखिरकार उसने कॉल कर ही दिया। उसकी आवाज हमेशा की तरह ठंडी और बिना किसी इमोशन के थी। घर आओ और अपना कचरा यहाँ से ले जाओ। जब मैंने सुमुयुन का कॉल आते हुए देखा तो मैं थोड़ा हैरान हुआ। कचरा? मैं धीरे से हंसा। चेयरमैन सू, अब उन चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, आप उनका जो चाहें वह करें। यह सुनकर सुमुयुन ने गुस्से में अपना फोन और जोर से पकड़ लिया। शेन यांसी, क्या तुम्हारा नखरा दिखाना खत्म हो गया? चेयरमैन सू, आप उस बेकार कचरे को फेंक दीजिए। रही बात उसे फेंकने के खर्चे की, लगता है इस महीने की मेरी सैलरी अभी तक नहीं मिली है, तो आप उस सैलरी से ही वो खर्चा पूरा कर लीजिए। ये कहकर मैंने सीधे फोन काट दिया। अगली सुबह मैं हमेशा की तरह जल्दी उठा और दौड़ने के लिए बाहर चला गया। सुबह के वक्त पार्क बहुत शांत और ताजा था। वहां सिर्फ कुछ बुजुर्ग लोग सुबह की एक्सरसाइज कर रहे थे। दौड़ने से मेरा ध्यान काम और जिंदगी की परेशानियों से हट गया और मैं खुद में खो गया और मुझे पूरी तरह सुकून मिला। जब मैं वापस आया तो मेरी मुलाकात वेंजी यी से हुई, जो अभी अभी सोकर उठी थी। गुड मॉर्निंग, तुम्हें क्या खाना है? मैं तुम्हारे लिए बना देता हूँ। 15 मिनट्स बाद टेबल पर टमाटर और अंडे के नूडल्स के 2 बोल रखे गए। वेंजी यी अचानक बोली, रुको, अभी मत खाओ, पहले मुझे एक फोटो पोस्ट करने दो। यह कहकर उसने नूडल्स के दोनों बोल्स की एक फोटो ली और जानबूझकर फोटो में मेरी उंगलियां भी आने दी। उसी वक्त सुमुयुन अपने लिविंग रूम में थी। उसका चेहरा गुस्से से भरा और बदला हुआ था। ये इतना नमकीन क्यों है? कुछ काम करने वाली लड़कियां डर से कांप रही थीं। सच तो यह था कि उन्हें पता था कि खाना नमकीन नहीं था, बल्कि बात यह थी कि खाना बनाने वाला वह नहीं था। लेकिन किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। सब सिर झुकाकर चुप खड़े रहे। ठीक है, हम अभी इसे दोबारा बनाते हैं, अंकल ली ने पास से धीरे से कहा। कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे ऐसे ही खा लूंगी। यह कहकर सुमुयुन खाने लगी। उसने अपना फोन निकाला और सोशल मीडिया देखने लगी। जब उसने वेंजी की पोस्ट देखी तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। हालांकि फोटो में उसका चेहरा नहीं था, लेकिन वह उंगलियां उसकी ही थीं। उसने पोस्ट का टाइम चेक किया, जो सुबह के 7:40 था। सुमुयुन ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली। क्या उन दोनों ने कल की रात साथ में बिताई थी? यह सोचते ही सुमुयुन ने गुस्से में अपने चॉपस्टिक्स पटके, घूमी और तेजी से घर से बाहर निकल गई। मैंने और वेंजी ने भी खाना खत्म कर लिया था। वह खड़ी हुई और मुस्कुराकर बोली, मैं बर्तन धो देती हूँ, आज तुमने बहुत मेहनत की है। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, तो फिर मुझे इसके बदले क्या इनाम मिलेगा?
यह सुनकर वेंजी ने ध्यान से सोचा, क्यों ना मैं खुद को ही तुम्हें सौंप दूं। मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई। अरे बाप रे, अगर तुम्हारी कंपनी के लोगों को पता चला कि उनकी इतनी सुंदर सीईओ मेरे साथ है तो उन सबका दिल टूट जाएगा। ऐसा नहीं होगा तो फिर यह पक्का रहा। मैं खुद को तुम्हें सौंप रही हूँ पतिदेव। यह कहकर, जैसे उसे डर था कि कहीं मैं मना न कर दूं, वेंजी ने जल्दी से बोल और चॉपस्टिक्स उठाए और किचन की तरफ भाग गई। उसे किचन में जाते हुए देखकर मेरे दिल में थोड़ी कमजोरी और डर सा महसूस हुआ। चाहे मैं कितना भी कामयाब क्यों न हो जाऊं, लेकिन सच तो यह था कि मैं पहले सू मुयुन का लवर था और इस सच को मैं कभी बदल नहीं सकता था। और एक लवर की पहचान को कभी खुलेआम स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये सोचते हुए मैं किचन के दरवाजे के पास गया। वेंजी, क्या बात है? वेंजी ने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। मैं जानती हूं तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम सुमुयुन के साथ मेरे पास्ट के बारे में जानती हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरे साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए। मुझ जैसे टूटे हुए इंसान के साथ। वेंजी के हाथ रुक गए और उसकी नजर नर्म हो गई। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम एक टूटे हुए इंसान हो? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम किसी के लवर थे, लेकिन सुमुयुन की शादी तो नहीं हुई थी। तुम कोई तीसरे इंसान नहीं थे जो किसी का रिश्ता खराब कर रहा हो। इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें सिर्फ एक लवर कहा जाना चाहिए, बल्कि यह तो बस एक आम रिश्ता था। वेंजी ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पूरी सच्चाई थी। तो अगर तुम इस तरह देखो तो तुम सच में बहुत लॉयल हो। अरे वाह, क्या तुम हमेशा बातों को इतना अच्छा घुमाती हो? वेंजी की बातों ने सच में मुझे हंसने पर मजबूर कर दिया। मैं बातों को घुमा नहीं रही हूँ, ये तो बस सच है। इसलिए खुद को टूटा हुआ इंसान मत कहो। मेरे लिए तुम सबसे अच्छे हो, दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़के। उसने मेरे पास आते हुए ये बात कही। तो अगली बार अगर तुम मुझे मना भी करना चाहो तो तुम्हें यह बहाना बनाना होगा कि हम दोनों एक दूसरे के लायक नहीं हैं। ये मत कहना कि तुम एक टूटे हुए इंसान हो, समझे? मैंने अपने सामने खड़ी वेंजी को देखा। उसकी आंखों में पूरी सच्चाई थी, जिससे मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिला। थैंक यू। मेरा ये थैंक यू बिल्कुल सच्चा था। कम से कम उसने मुझे एक बात का एहसास दिला दिया था कि अब मुझे खुद को छोटा समझने की कोई जरूरत नहीं है। पागल। वेंजी मुस्कुराई और धीरे से बोली, अब जब हमने सारी बातें साफ कर ली हैं तो अब मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगी। आज से ही मैं यहाँ रहने आ रही हूँ। उसकी बात सुनकर मैं एक पल के लिए रुक गया। वैसे भी अगर मुझे तुम्हें अपना बनाना है तो हमें साथ में वक्त बिताना होगा। तुम्हारा क्या कहना है? क्या ये ठीक है? वेंजी ने उम्मीद भरी आंखों से मेरी तरफ देखा। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। जब मैंने पुरानी बातों को भूलने का फैसला कर ही लिया था तो एक नए रिश्ते की शुरुआत करना कोई बुरा आइडिया नहीं था, क्योंकि आज उसे काम पर भी जाना था। इसलिए वेंजी सुबह के 8 बजे के थोड़ा बाद चली गई, लेकिन पाइथन यहीं रुक गया। वैसे भी घर पर अकेले रहने से तो साथ में एक कुत्ता होना अच्छा ही था। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे लगा शायद वेंजी अपना कुछ सामान भूल गई है, इसलिए मैंने दरवाजा खोला, लेकिन सामने सू मुयुन खड़ी थी। चेयरमैन सू, आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं थोड़ा हैरान रह गया। सू मुयुन की नजरें इतनी ठंडी थीं कि मुझे अजीब लगने लगा। क्यों? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? उसने मजाक उड़ाते हुए कहा। डर लग रहा है कि मैं कुछ देख न लूं, जैसे कि वेंजी को। मेरा दिल बैठ गया और मेरे चेहरे के रंग बदल गए। मैं सोच रही थी कि तुमने नौकरी क्यों छोड़ी, तो पता चला कि तुम्हें कोई नया मिल गया है। सू मुयुन की बातों में साफ ताना था। क्या? बहुत समय तक मेरे लवर बनकर थक गए क्या? इसलिए अब बदलाव के लिए वेंजी के लवर बनने का फैसला कर लिया। उसका बात करने का तरीका बहुत ही कड़वा था। जब तुम वेंजी से भी बोर हो जाओगे तो क्या किसी 60 साल की अमीर औरत को ढूंढने का प्लान है? मैंने गुस्से में अपनी भौहें सिकोड़ी और कहा, डायरेक्टर सू, अब बस कीजिए। सू मुयुन ने मजाक उड़ाया। उसने पास ही खड़े पिता को देखा। उसने तो अपना कुत्ता भी तुम्हारे पास छोड़ दिया है। लगता है तुम दोनों अब एक साथ ही रह रहे हो। ये कहते हुए उसने अपने बैग से एक बैंक कार्ड निकाला और उसे टेबल पर फेंक दिया। इसमें 1 मिलियन है। इसे इस बार की अपनी टिप समझ लो। उस पल मुझे इतनी बेइज्जती महसूस हुई कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने अपना हाथ उठाया और उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। डायरेक्टर सू, मुझे लगता है आप अपनी हद पार कर रही हैं। आपने पहले मुझ पर एक एहसान किया था, लेकिन मैंने इस कंपनी को अपने 8 साल दिए हैं। जो फायदा मैंने इस कंपनी को करवाया है वह भले ही 200 बिलियन न हो, लेकिन कम से कम 100 बिलियन तो जरूर होगा। और जब मैं आपकी वजह से आईसीयू में था तब मैं मौत के बिल्कुल करीब से बचकर आया था। इसलिए मैंने आपका सारा कर्ज चुका दिया है। अब मैं आपसे अपना हर रिश्ता खत्म करना चाहता हूँ। हमारा आपस में अब कोई लेना देना नहीं है। तो अच्छा होगा कि हम शांति से अलग हो जाएं और एक दूसरे की थोड़ी इज्जत बची रहने दें। सुमुयुन ने अपने उस गाल पर हाथ लगाया जहां थप्पड़ पड़ा था और मेरी तरफ देखते हुए बोली, शन यंसी, तुम्हें पता होना चाहिए कि किसी की मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं होती। तुम पहले इंसान हो। ये कहने के बाद सुमुयुन मुड़ी और वहां से चली गई। उसे जाते हुए देखकर मेरा दिल भारी हो गया। मैंने सोचा था कि यह रिश्ता अच्छे तरीके से खत्म होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसका अंजाम इतना बुरा होगा। सुमुयुन वहां से गाड़ी लेकर चली गई और कार में बैठकर उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी और गुस्से से भरी थीं।
उसने अपना फोन निकाला और अपनी सहेलियों के ग्रुप चैट पर मैसेज भेजा, वही पुरानी जगह पर मिलते हैं, आज की ड्रिंक्स मेरी तरफ से हैं। केटीवी पर सुमुयुन एक के बाद एक ग्लास पीती गई, जैसे वह अपना सारा दुख भूलना चाहती हो। उसे इस हाल में देखकर सोंग शुरेन ने परेशान होकर उसे रोका। अगर तुम ऐसे ही पीती रही तो हॉस्पिटल पहुंच जाओगी, चाहे जो भी हुआ हो। तुम्हें खुद को इस तरह तकलीफ नहीं देनी चाहिए। मैं ठीक हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, सुमुयुन ने ठंडे ढंग से जवाब दिया और अपनी ड्रिंक पीना जारी रखा। उधर मैं घर पर पेडन के साथ खेल रहा था, तभी अचानक मुझे सोंग चारिन का फोन आया। शन यंसी, मुयन पीना बंद नहीं कर रही है, अगर वह ऐसे ही पीती रही तो कुछ बुरा हो जाएगा, क्या तुम यहाँ आ सकते हो? उसकी आवाज में घबराहट साफ महसूस हो रही थी। मैं एक पल के लिए रुका, मुझे थोड़ा गुस्सा आया। मिस सोंग, मेरा और मिस सू का अब आपस में कोई रिश्ता नहीं है। लिन जियांग के मामले में गलती उनकी ही थी, लेकिन अपने पुराने रिश्ते के बारे में तो सोचो। क्या तुम दोनों एक साथ बैठकर बातें साफ नहीं कर सकते? पुराना रिश्ता? मैंने मजाक उड़ाते हुए कहा। अगर पहले कोई सच्चा रिश्ता होता तो मैं नौकरी से रिजाइन नहीं करता। लिन जियांग को फोन करो, वह इसका ध्यान रख लेगा। यह कहकर मैंने फोन काट दिया। उधर केटीवी पर सुमुयुन बिल्कुल टूटने की कगार पर थी। सोंग शिरेन ने उसकी तरफ देखा और एक ठंडी सांस ली। बस पियो, शायद दिल का गुस्सा निकालने के बाद उसका मूड थोड़ा ठीक हो जाए। उसके दोस्त सुमुयुन को एक के बाद एक ग्लास पीते हुए देख रहे थे। उनके चेहरों पर हैरानी साफ दिख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर थप्पड़ का निशान देखकर सब समझ गए थे कि कोई बड़ी बात हुई है। अब बहुत हो गया। सोंग शिरेन खड़ा हो गया और उसने सुमुयुन के हाथ से ग्लास छीन लिया। क्या तुम पी पी कर अपनी जान लेना चाहती हो? उसके बोलने के तरीके में गुस्सा और चिंता थी। मैं बस नशे में होना चाहती हूँ, तो क्या हुआ? सुमुयुन ने गुस्से से सोंग शिरेन की तरफ देखा। क्या मुझे इतना सा भी हक नहीं है? कम से कम तुम्हें मुझे बताना तो होगा कि हुआ क्या है। यह सुनकर सुमुयुन ने अजीब तरीके से हंसते हुए कहा, शेन यंसी और वेनजिए एक साथ रह रहे हैं, उसने धीरे से कहा। उसके शब्दों में साफ गुस्सा दिख रहा था। क्या यह मजाक नहीं है? एक सेक्रेटरी जो इतने सालों से मेरे साथ था, मैं ही उसे यहाँ लेकर आई थी, मैंने ही उसे ये जिंदगी दी जो आज उसके पास है, लेकिन अब वह सच में मेरी सबसे बड़ी दुश्मन के साथ रह रहा है। क्यों? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सब लोग हैरान रह गए। शेन यंसी और वेनजी, वह दोनों एक साथ रह रहे थे? ये कैसे हो सकता है? उन सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। ये थप्पड़? सुमुयुन ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसका गला थोड़ा बैठ गया था। शेन यंसी ने मुझे यह थप्पड़ मारा है। सच कहूं तो शायद मैं इसी के लायक थी। मैं भूल गई थी कि वह बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाला आदमी है। सुमुयुन एक ठंडी सांस लिए बिना नहीं रह सकी। अपनी आंखें नीचे किए उसने बॉटल उठाई और एक बड़ा घूंट लिया। अब वह शायद मुझे इस दुनिया का सबसे बुरा इंसान समझता है, जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करता है। तभी सुमुयुन का फोन अचानक बज उठा। यह लिन जियांग का कॉल था। सुमुयुन ने फोन उठाया और उसकी रोती हुई आवाज सुनी। चेयरमैन, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, वह रोने लगा। क्या हुआ? सुमुयुन ने ठंडे ढंग से पूछा। मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर डेसिमल पॉइंट गलत जगह लगा दिया और फिर डायरेक्टर लू ने मुझे डांटा, तो मेरी उनसे बहस हो गई। वह रोते हुए बोल रहा था। यह सुनने के बाद सुमुयुन को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। एक गलत डेसिमल? यह तो तुम्हारी नाकाबिलियत है। गलती तुम्हारी है और तुम्हारे अंदर रोने की हिम्मत भी है, और तुमने सच में क्लाइंट को बुरा भला कह दिया। तुम हद से ज्यादा बेवकूफ हो। अपने पास खड़े किसी इंसान को फोन दो। सुमुयुन ने एक गहरी सांस ली। अपने गुस्से को काबू करते हुए उसने ठंडे ढंग से कहा, ठीक है। लिन जियांग ने फोन आगे बढ़ा दिया। उसके चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान थी। चेयरमैन, डायरेक्टर लू बहुत गुस्से में हैं। उन्हें लगता है कि हमने उनका अपमान किया है, इसलिए वह इस पार्टनरशिप को तोड़ सकते हैं। दूसरी तरफ खड़े इंसान की आवाज थोड़ी लाचार लग रही थी। पार्टनरशिप तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ने दो उन्हें। सुमुयुन की आवाज बिल्कुल ठंडी थी। यह एक लंबे समय की पार्टनरशिप है, हम इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। दूसरे इंसान ने उसे समझाने की कोशिश की। ठीक है, अब इस बात को यहीं खत्म करो, पार्टनरशिप को कैंसिल कर दो। सुमुयुन ने बिना सोचे समझे फोन काट दिया। यह देखकर लिन जियांग और भी खुश दिखने लगा। जब मैंने सुना यह खबर तो मेरी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। क्या ये लोग पागल हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि लिन जियांग ने नखरे दिखाए, उन्होंने सच में इतनी बड़ी पार्टनरशिप कैंसिल कर दी। लेकिन मैं तो पहले ही कंपनी छोड़ चुका हूँ, इसलिए अब इस बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। मैंने टाइम देखा, दोपहर होने वाली थी। मैंने वेनजिए को एक मैसेज भेजा, क्या तुम आज दोपहर के खाने के लिए घर आ रही हो? थोड़ी ही देर बाद वेनजिए ने तुरंत जवाब दिया, क्या तुम मुझे याद कर रहे हो? अगर याद कर रहे हो तो बोल दो ना। मैं अपनी मुस्कान नहीं रोक पाया। मुझे थोड़ा सुकून महसूस हुआ। तो तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हें याद करूं या नहीं? हाँ बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे याद करो, वेनजिए ने साफ साफ जवाब दिया। लेकिन सच कहूँ तो आज मैं भी किसी को बहुत याद कर रही हूँ। मैं मुस्कुरा उठा। मेरा मूड बिल्कुल ठीक हो गया। तो फिर लगता है मुझे भी मजबूरन तुम्हें याद करना ही पड़ेगा। मैंने मजाक किया। मैं तुम्हें अपनी बात बदलने का एक मौका देती हूँ। फिर से कहो। वेनजिए ने एक गुस्से वाला स्टिकर भेजा।
उसका यह मजाकिया अंदाज देखकर मुझे हंसी आ गई। मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मैंने सीधा जवाब दिया। हे, ये हुई ना बात, मैं दोपहर को वापस आ जाऊंगा। उसने जल्दी से जवाब दिया। मैंने वापस मैसेज किया, ठीक है, मैं खाना बनाऊंगा। तुम्हें क्या खाना है? कुछ भी चलेगा, तुम जो भी बनाओगे मुझे पसंद आएगा। वेंजी का जवाब सुनकर मैं थोड़ा बेबस हो गया, लेकिन इससे मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। ठीक है, तो मैं जल्दी से कुछ बना लेता हूँ। दूसरी तरफ कंपनी का कॉल काटने के बाद सू मुयुन अपने सामने रखी शराब पीती रही। सोंग शुरान ने सू मुयुन की हालत को देखा और अंदर ही अंदर एक ठंडी सांस ली। मैं बस उम्मीद करती हूँ कि आने वाले वक्त में उसे अपने इस फैसले पर पछतावा न हो। ठीक उसी वक्त सू मुयुन का फोन बजा। नाम देखकर उसने अपनी आईब्रो सिकोड़ी। उसके पापा का फोन था। फोन उठाने के बाद सू मुयुन ने धीरे से कहा, ठीक है, मैं समझ गई, और तुरंत फोन काट दिया। क्या हुआ मुयुन? उसका चेहरा देखकर सोंग शुरान ने चिंता से पूछा। मेरे पापा चाहते हैं कि मैं घर जाऊं। सू मुयुन का अपने पापा के साथ रिश्ता हमेशा से बहुत खराब था। उसके पापा और मम्मी ने मिलकर इस कंपनी को खड़ा किया था। उन्होंने साथ मिलकर यह बिजनेस शुरू किया था। लेकिन कुछ ही समय बाद सू मुयुन की मम्मी घर पर रहकर उसका ख्याल रखने लगी, जबकि उसके पापा बाहर दूसरी औरतों के साथ घूमते थे। आखिरकार उनका चक्कर सबके सामने आ गया, जिसकी वजह से सू मुयुन की मम्मी को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। उस साल सू मुयुन सिर्फ 14 साल की थी। तब से उसके और उसके पापा के बीच बिल्कुल नहीं बनती थी। जब भी वे मिलते उनका झगड़ा होना पक्का था। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? सोंग शुरान ने हिचकिचाते हुए पूछा। कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेली चली जाऊंगी। यह कहकर सू मुयुन सीधे उस प्राइवेट रूम से बाहर चली गई। 3 घंटे बाद सू मुयुन शहर के बाहर एक विला में पहुंची। 18 साल की होने से पहले यह उसका घर था। जब भी वह यहाँ आती उसे हमेशा नफरत महसूस होती थी। खासकर यह जगह उसे अपनी मम्मी की मौत की याद दिलाती थी। मैडम, क्या आप ठीक हैं? ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा और चिंता से पूछा। मैं ठीक हूँ, सू मुयुन ने धीरे से जवाब दिया। यह बात कहने को तो ड्राइवर के लिए थी, लेकिन असल में वह खुद को तसल्ली दे रही थी। वह धीरे धीरे विला के लिविंग रूम में गई। सूफू सोफा पर बैठा था। हालांकि उसकी उम्र 50 साल से ज्यादा थी, लेकिन फिर भी वह काफी रुबीला और शानदार लगता था। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? सू मुयुन बिना किसी इमोशन के बैठ गई। उसकी आवाज बहुत रूखी थी। तुमने शराब पी है, सूफू ने माथे पर बल लाते हुए कहा। वह इस अजीब खामोशी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें इससे क्या मतलब? अगर कोई बात है तो बोलो, नहीं तो मैं जा रही हूँ। तुम्हारे और शेन यंसी के बीच क्या चल रहा है? उसने नौकरी क्यों छोड़ी? सूफू ने सीधे सीधे पूछा। और क्या हो सकता है? वह बस अब यहाँ काम नहीं करना चाहता था। सुमुयुन की आवाज में थोड़ी कड़वाहट थी। उसके दिल में अभी भी एक अजीब सी बेचैनी थी। तो फिर लिन जियांग के साथ क्या चक्कर है? वह मेरा लवर है, सुमुयुन ने बिना किसी परवाह के कहा। और शेन यंसी? वह भी मेरा लवर था। क्या? यह सुनकर सूफू अचानक खड़ा हो गया। वह बहुत गुस्से में था। सुमुयुन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? एक लवर के चक्कर में तुमने इतने जरूरी इंसान को जाने दिया। तुमने कंपनी के बिजनेस को बढ़ाने का मौका छोड़ दिया। तुम्हारी समझदारी कहाँ गई? तुम्हारा सही फैसला लेने का दिमाग कहाँ गया? सुमुयुन ने एक ठंडी हंसी हंसी। उसकी आंखों में नफरत साफ दिख रही थी। तुम किस हक से मुझे समझा रहे हो? क्या तुम्हारा कोई हक बनता भी है? मेरी मम्मी तुम्हारे इस गंदे चक्करों की वजह से मरी है। मरते वक्त उनकी आंखें भी बंद नहीं हुई थीं, इसलिए तुम मुझे ज्ञान देने के लायक नहीं हो। अगर और कोई बात नहीं है तो मैं जा रही हूँ। सूफू उसे जाते हुए देखता रहा। मैं जानता हूँ कि मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। मेरा कोई हक नहीं है कि मैं तुमसे माफी मांगूं, और न ही मुझे इसकी उम्मीद है। लेकिन मुयुन, शेन यंसी का तुम्हारे लिए प्यार सच्चा था। वह इतने सालों तक तुम्हारे साथ रहा। तुम्हें भी उससे प्यार हो गया होगा। जब ऐसी बात है तो मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिल की बात को समझो। मेरी तरह पूरी जिंदगी पछतावे में मत गुजारना। सूफू की आवाज में बहुत बेबसी थी। उसने उसे आगे समझाते हुए कहा, लिन चियन को जाने दो। शेन यंसी के पास जाओ। सुमुयुन ने धुंधले आसमान की तरफ देखा। मेरे काम से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, उसने धीरे से कहा, और विला से जाने के लिए मुड़ी। उसी वक्त दूसरी तरफ जब जूई और मैं डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और एक सादा सा लंच कर रहे थे, वेंजीई बड़े मजे से खा रही थी। मैं उसे छेड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। धीरे खाओ। तुम्हें ऐसे देखते हुए मुझे शक होने लगा है कि क्या तुम सच में वही अमीर बॉस लेडी वेंजिए हो जिसे मैं जानता हूँ। तुम्हें क्या पता, मैं तुम्हें खुशी दे रही हूँ। वेंजिए मुस्कुराई। क्या तुमने नहीं देखा लोग ऑनलाइन क्या कहते हैं? अपने बॉयफ्रेंड की ज्यादा तारीफ करो तो वह तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा। मैं हंसा और उसके लिए सी क्यूकम्बर का एक टुकड़ा उठाया। तो और खाओ, शुक्रिया। वेन जी ने मुस्कुराते हुए सी क्यूकम्बर लिया। तुम क्यों नहीं खा रहे? मैं पूरी सुबह ज्यादा हिला डुला नहीं हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा भूख नहीं है। मुझे लगा तुम कहोगे कि मैं देखने में इतनी सुंदर हूँ। मैं मुस्कुराया। मेरा बात करने का तरीका हल्का फुल्का था। हाँ बिल्कुल, एक वजह यह भी है। तो क्या तुम खाना चाहते हो? वन जी ने अपनी बात जारी रखी। उसका अंदाज मजाकिया था। मैंने हाँ में सिर हिलाया। मैं चाहता हूँ, और मुझे बहुत पसंद आएगा। वेंजी ने एक काली ड्रेस पहन ली थी जिसमें वह और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। जब मैंने उसकी भेजी हुई फोटो देखी, मैं देखता ही रह गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, खूबसूरत।
और साथ में 2 शर्माने वाले इमोजी भेज दिए। यह देखकर वेंजी का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। इस बीच शंघाई के एक महंगे रेस्टोरेंट में लिन जियांग एक और लड़के के साथ बैठा था। वांग भाई, इस स्टॉक से पक्का फायदा होगा। सभी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने ऐसा ही कहा है। अगर हम अभी इसमें 10 लाख रुपए लगा दें तो कुछ ही दिनों में यह 1 करोड़ बन जाएंगे। अमीर बनने का यह एक सुनहरा मौका है। यह सुनकर लिंडसे यांग की आंखों में लालच आ गया। लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। ये तो बहुत आसान है। तुम तो एक तरह से दूसरे सबसे बड़े ऑफिसर हो अपनी कंपनी में अभी। थोड़े पैसे निकालना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? एक बार जब हमें फायदा हो जाएगा तो हम चुपके से पैसे वापस रख देंगे। किसी को कभी पता नहीं चलेगा। ये कितना बढ़िया है ना? यह सुनकर लिंडसे एन ने अपनी मुट्ठी भींची। ठीक है, चलो ये करते हैं। जहां तक लिन जियांग और सू मुयुन के मामलों की बात है, ना तो मुझे पता था और ना ही मुझे कोई परवाह थी। अभी वेंजी और मैं, हम शंघाई के एक महंगे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। यहाँ हर कोई या तो अमीर था या ताकतवर। चारों तरफ बड़े लोग आपस में बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें कंगाल कर दूंगी? वेंगी ने मेन्यू के पन्नों को पलटा, मेरी तरफ देखते हुए मजाकिया अंदाज में। अगर मैं कंगाल हो गया तो तुम मेरा खर्चा उठा लेना। मैंने आराम से जवाब दिया, मुझे लगता है यह ठीक रहेगा। वेंजिए एक पल के लिए रुकी, फिर उसकी आंखें चमक उठीं। तुमने अभी क्या कहा? उसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसने मेरी बात सुन ली है, लेकिन वह अनजान बनने का नाटक कर रही थी। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं, तुमने कहा था। वेन जी की आंखें बड़ी हो गईं और वह एक प्यारी मुस्कान के साथ आगे झुकी। एक बार फिर कहो ना, प्लीज। अरे यार, बहुत कम मर्द खुद को रोक पाते हैं जब एक समझदार और खूबसूरत लड़की उनके सामने ऐसे नखरे दिखाए, खासकर तब जब बाकी लोगों की नजर में वजह एक तेज और बड़ी बिजनेस वुमन थी। मैंने कहा, मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊंगा। जैसे ही मेरे मुंह से यह बात निकली, वेंजी बहुत खुश होकर मुस्कुराई। ये भूलना मत, तुमने खुद कहा था। डील पक्की। वैसे तुम्हारी कंपनी इतनी जल्दी कंगाल नहीं होने वाली। ऑर्डर देने के बाद मैंने मेन्यू कार्ड नीचे रख दिया और आसपास के जाने पहचाने माहौल को देखने लगा। सू मुयुन और मैं पहले भी यहाँ कई बार आ चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले मैं हमेशा सूट और टाई पहनकर आता था और बिल्कुल सीधा बैठता था, क्योंकि वह चाहती थी कि मैं हमेशा अच्छा दिखूं। तुम क्या सोच रहे हो? अचानक टेबल के नीचे कोई चीज मेरे पैर से छुई। मैंने नीचे देखा और देखा कि उसकी काली पैंटीहोज वाली लंबी टांग धीरे से मेरे पैर से टकरा रही थी। वेंजी के इस नखरे भरे अंदाज को देखकर मैं हैरान रह गया कि यह औरत सच में एक जादूगर है। अभी थोड़ी देर पहले वह एक मासूम बिल्ली की तरह चिपक रही थी और अब वह मुझे छेड़ रही है। कुछ नहीं, बस पुरानी बातें याद कर रहा था। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करता, 2 लोग रेस्टोरेंट के दरवाजे से अंदर आए, सू मुयान और सोंग शुरेन। मैंने थोड़ा गुस्से से देखा। वेंजे ने शायद मेरे बदलते हुए मूड को देख लिया था और आमतौर पर लोमोके की तरफ मुड़ी। और सच में सू मुयान का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया और सोंग शुरेन ने अपनी आईब्राउज सिकोड़ी। मुयान, शायद हमें कहीं और चलना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है। सू मुयान ने अपना सिर हिलाया। हम यहीं खाना खाएंगे। अगर दूसरे लोग यहाँ आ सकते हैं तो हम भी आ सकते हैं। ये कहकर वह सीधा हमारी तरफ आने लगी। डायरेक्टर सू, क्या इत्तेफाकर है? सोचा नहीं था कि आपसे यहाँ मुलाकात होगी। मैंने अपना चाकू और कांटा नीचे रख दिया और शांति से उसकी तरफ देखने लगा। ये सच में एक इत्तेफाकर औकात है। सू मुयान ने हल्की सी स्माइल की। उसका बोलने का तरीका ठंडा था। उसकी आंखें मुझ पर टिकी थीं। डायरेक्टर सू, क्या आपको कुछ चाहिए? कुछ नहीं। सू मुयान की आवाज में दूरी थी। बस इस बात पर हैरान हो रही हूँ कि डायरेक्टर वैन मौके का फायदा उठाने में सच में बहुत तेज है। क्या ये थोड़ा शर्मनाक नहीं है? माहौल तुरंत बिल्कुल ठंडा पड़ गया। सोंग शुरेन ने अपनी आईब्राउज सिकोड़ी और धीरे से उसका हाथ खींचा ताकि वह बोलना बंद कर दे, लेकिन सू मुयान का रुकने का कोई इरादा नहीं था। क्या तुम चाहती हो कि मैं अभी तुम्हारे लिए अपनी जगह छोड़ दूं? क्या तुम लीडरशिप की पोजीशन के बारे में बात कर रही हो? वेंजे ने हंसते हुए कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं अपने रिश्तों को लेकर बहुत पक्की हूँ। मुझे जो पसंद है बस वही पसंद है। इसलिए मुझे सिर्फ शेन यंसी चाहिए। अपनी पूरी जिंदगी के लिए मुझे बस वही चाहिए। सच तो यह है कि मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। वेंजे ने आगे कहा, अगर तुम न होती तो शायद मुझे और शेन यंसी को यह मौका कभी नहीं मिलता। सू मुयान का चेहरा तुरंत खराब हो गया। उसने मुझे गुस्से से घूरा। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम दोनों सच में साथ हो? उस वक्त सबकी आंखें मुझ पर टिक गईं। मैंने थोड़ा सा स्माइल किया और धीरे से अपना सिर हिलाया। तुम ऐसा कह सकती हो। वेंजे का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसकी आंखों में जीत की खुशी थी। सुमुयान ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली। कुछ देर बाद वह धीरे से बोली, ठीक है, बहुत अच्छा। इस बात पर पछताना मत। पछताना? मैंने इस बारे में सोचा और हल्की सी स्माइल की। मुझे नहीं लगता कि मैं पछताऊंगा। सुमुयान ने मुझे ध्यान से देखा। फिर वह मुड़ी और थोड़ी दूर एक टेबल की तरफ चली गई। सोंग शुरेन ने एक गहरी सांस ली और उसके पीछे चली गई। तुम इतनी खुश क्यों हो? मैंने वेंजे की तरफ देखा। मेरी आवाज में मजाकत था। शायद इसलिए क्योंकि तुमने अभी सबके सामने माना कि हम साथ हैं। वेंजे की आंखें चमक उठीं। पागल।
मैं धीरे से हंसा। अपना सिर हिलाते हुए मैंने कहा, जल्दी से खाना खाओ। सू मुयन हमें हंसते और बातें करते हुए देख रही थी और उसके दिल में एक अजीब सा दर्द होने लगा। मेरा यह प्यार भरा तरीका पहले सिर्फ उसके लिए था, लेकिन अब मैं यह किसी और को दे रहा था। मेरा पेट भर गया है। सू मुयन खड़ी हो गई और जाने के लिए मुड़ी। सॉन्ग शुरन उसके पीछे आई और धीरे से बोली, मुयान, क्या तुम सच में उससे प्यार करने लगी हो? सू मुयान के कदम रुक गए। वह सोचते हुए धीरे से बोली, मुझे नहीं पता कि प्यार क्या होता है। उसने अपना सिर झुकाया और अपनी मुट्ठी बंद कर ली। मुझे बस इतना पता है कि इस वक्त मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है। रेस्टोरेंट से बाहर आने के बाद मैंने आमतौर पर वेंजे का बैग ले लिया और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया। वह एक सेकंड के लिए रुक गई, क्योंकि अब हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं, तो हाथ पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है ना। वेंजे ने स्माइल की और अपना सिर हिलाया और धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ थोड़ा ठंडा था, लेकिन बहुत नर्म था। एक ठंडी हवा का झोंका पास से गुजरा। उसने अचानक मेरी तरफ देखा। क्या हमें एक फोटो लेनी चाहिए और सबको बताना चाहिए? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वेंजे ने अपना फोन ऊपर उठाया और हमारे पकड़े हुए हाथों की एक फोटो ली। इसका कैप्शन क्या होना चाहिए? उसने अपनी आईब्राउज सिकोड़ी। बस 2 शब्द, मैंने धीरे से कहा, हम। वेंजिए एक पल के लिए रुकी, फिर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसकी आंखों में खुशी साफ दिख रही थी। ठीक है, यही ठीक है। खाना खाने के बाद वेंजिए और मैं हाथ पकड़कर सड़क पर चलने लगे। शहर की रात नियॉन लाइट्स और चहल पहल से भरी थी। सड़कों पर जवान लोगों की हंसी और बातों की आवाजें गूंज रही थीं। जब हम एक बार के पास से गुजरे तो म्यूजिक की तेज आवाज सड़क तक आ रही थी। अंदर जवान लोग मस्ती कर रहे थे और खूब एंजॉय कर रहे थे। क्या कहते हो, अंदर चलकर थोड़ी मस्ती करें? वेंजे ने मेरी तरफ घूमकर देखा। उसकी आंखों में एक शरारत थी। मैंने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं शुक्रिया, मैं ऐसी जगहों के लिए बिल्कुल नहीं बना हूं। वैन जी हंसी और बोली, तुम अभी इतने जवान हो, लेकिन तुम किसी रिटायर्ड बूढ़े आदमी की तरह बिहेव करते हो। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तुम्हारा यह अंदाज ही बहुत पसंद है। वह मुस्कुराई और उसने अपना हाथ मेरे हाथ में डाल दिया। और मुझे लगा तुम सिर्फ मेरी खूबसूरती पर मरती हो। मैंने अपनी आईब्रो उठाकर मजाक किया। वैन जी का चेहरा तुरंत शर्म से लाल हो गया। बेशर्म, अपनी तारीफ खुद कौन करता है? और मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे जिस्म के पीछे नहीं हूँ। सच में? वैन जी ने अपनी तेवरियां चढ़ाईं। उसके बोलने के अंदाज में थोड़ा नखरा था। तुम बहुत बुरे हो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। मुंह बनाते हुए वह मजाक में आगे भाग गई। मैं उसके पीछे भागा। हम दोनों सड़क पर 2 छोटे बच्चों की तरह मस्ती करने लगे। मुझे उसे पकड़ने में ज्यादा देर नहीं लगी। अरे क्या हुआ? वह घूमी की आंखों में हैरानी थी। आसपास कोई नहीं था। वेन जी ये बिना किसी हिचकिचाहट के ठीक मेरे सामने खड़ी हो गई। स्ट्रीट लाइट के नीचे अचानक सब कुछ शांत हो गया। मैं थोड़ा नीचे झुका और अपना चेहरा उसके चेहरे के पास लाया। तभी उसने अपने पैरों के बल खड़े होकर मुझे किस किया। थोड़ी ही दूर सुमुयुन अंधेरे में खड़ी होकर हमें देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द और दुहक दिखा, इससे पहले कि उसने अपना सिर नीचे किया और वह रात के अंधेरे में गायब हो गई। अगली सुबह सुमुयुन कंपनी के अंदर आई। लिन जियांग पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहा था। वह मुस्कुराया और उसके पास गया। चेयरमैन सू। सुमुयुन ने हाँ में सिर हिलाया। उसे देखते हुए, मुयुन। लिन जियांग थोड़ा हिचकिचाता हुआ लगा। क्या मैं तुम्हारे विला में रहने आ सकता हूँ? जिस जगह मैं रह रहा हूँ उसके पड़ोस में लोग हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। मुझे थोड़ा डर लगता है। सुमुयुन ने गुस्से से देखा। मैं किसी से कहकर तुम्हारे लिए एक नई जगह का इंतजाम करवा दूंगी। लिन जियांग की आंखों में थोड़ी नाराजगी दिखी, लेकिन उसने जल्दी ही उसे छुपा लिया और बोला, मैं समझ गया। लिन जियांग ने अपना सिर नीचे किया और गुस्से में वहां से चला गया। दूसरी तरफ घर पर वेंजिए मुझसे एक छोटे बच्चे की तरह चिपट गई थी। जब भी उसे थोड़ा वक्त मिलता वह मेरे गले लग जाती। मेरा बिल्कुल भी काम पर जाने का मन नहीं है, उसने मुंह बनाते हुए मेरी बाहों में कहा। अच्छे बच्चे बनो। अगर तुम काम पर नहीं जाओगी तो मेरा खर्चा कौन उठाएगा? मैं धीरे से हंसा। अब मुझे समझ आया कि पुराने जमाने के राजा महाराजा खूबसूरत लड़कियों के पीछे क्यों पागल रहते थे। वेंजिए ने मुझे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए बहुत प्यार था। अब जल्दी जाओ, मैं दोपहर को तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। सच में? वेन जी की आंखें चमक उठी। हाँ बिल्कुल, मैंने हाँ में सिर हिलाया। तो फिर मुझे बाद में 3 किस चाहिए? नहीं, 5, और वह भी फ्रेंच किस। वेन जी ने शरारत से मुस्कुराते हुए आंख मारी। ठीक है, मैंने हंसते हुए हाँ कह दिया। वह खुशी खुशी चली गई और मैं सोफा पर बैठ गया। टीवी ऑन किया और फौजा मूवी चलाई। मुझे देखते हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक मेरा फोन बज उठा। स्क्रीन पर मिस्टर सू का नाम देखकर मैंने तुरंत फोन उठाया। चेयरमैन सू। यांसी, क्या तुम्हारे पास आजकल थोड़ा खाली वक्त है? मिस्टर सू की नर्म आवाज फोन से आई। हाँ है, क्या कोई बात है? मैंने पूछा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बस तुमसे तुम्हारे और मुयुन के बारे में बात करना चाहता था। मिस्टर सू की आवाज में थोड़ी चिंता थी। मेरा दिल थोड़ा बैठ गया। मुयुन, मैं जानता हूं कि तुम्हारे और मुयुन के बीच सब खत्म हो गया है, मिस्टर सू ने आह भरते हुए कहा। लेकिन हमें फिर भी एक बार मिलना चाहिए, है ना?
मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उनकी बात सुनता रहा और उन्होंने आगे कहा, हमने एक कैफे में मिलने का फैसला किया। चेयरमैन सू, माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ी देर हो गई। मैं वहां गया और बैठ गया। कोई बात नहीं, मैं ही थोड़ा जल्दी आ गया था। उम्मीद है मैंने तुम्हारा कोई जरूरी काम तो नहीं रोका। मिस्टर सू मुस्कुराए, हालांकि उनकी आवाज थोड़ी थकी हुई लग रही थी। क्या आजकल तुम्हारा कोई प्लान है? उन्होंने पूछा। मैं एक पल के लिए खामोश रहा। ऐसा कोई खास प्लान नहीं है। मैं बस थोड़ा ब्रेक लेना चाहता हूँ और आराम करना चाहता हूँ। तुम्हारे और मुयन के बारे में। मिस्टर सू लगता है कुछ और कहना चाहते थे। ये पुरानी बात हो गई है। सब खत्म हो गया है। मैंने आराम से जवाब दिया। वह किसी बेहतर इंसान के लायक है और मैं वह इंसान नहीं हूँ। क्या तुमने सच में इस बात को भुला दिया है? उन्होंने अचानक पूछा। उनकी आंखों में चिंता थी। मैंने हाँ में थोड़ा सिर हिलाया। हाँ, मैंने इस बात को भुला दिया है। जहां तक मेरा सवाल है, यह रिश्ता खत्म हो चुका है। मिस्टर सू ने ठंडी सांस ली। लगता है तुमने अपना मन बना लिया है। मैं खड़ा हो गया, जाने के लिए तैयार। चेयरमैन सू, मेरा ख्याल रखने के लिए आपका शुक्रिया। मैंने जाने के लिए सिर हिलाया। मुझे जाते हुए देखते हुए मिस्टर सू धीरे से बड़बड़ाए, मुयान, तुम सच में अपनी पूरी जिंदगी इस बात पर पछताओगी। मिस्टर सू से मिलने के बाद मुझे घर आए थोड़ी ही देर हुई थी कि मेरा फोन बजा। यह वेंजी का एक मैसेज था। तुम्हारी छोटी मैनेजर की तरफ से एक रिमाइंडर। प्लीज अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड को दोपहर के 12 बजे से पहले लेने आ जाओ। वहां पहुंचने पर तुम्हें पेमेंट के रूप में अपनी गर्लफ्रेंड से 3 किस मिलेंगे। ये मैसेज पढ़कर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे लिए इनाम था या उसके लिए। मिल गया, मैंने जल्दी से रिप्लाई किया। मैं सोच रहा हूँ कि मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड को क्या चाहिए। लंच में? वेंजिए ने तुरंत जवाब दिया। क्या हम स्वीट एंड सावर रिब्स खा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैंने जवाब दिया। मेहनत के लिए शुक्रिया हबी। स्वीट एंड सावर रिब्स बनाना मेरी खासियत थी और इसे बनाना ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। मैंने अपनी जैकेट पहनी और रिब्स लेने के लिए सुपरमार्केट जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही मैं निकलने वाला था, मेरा फोन फिर से बजा। यह लुजायू का फोन था। हम एक दूसरे को 6 साल से जानते थे। वह मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक था। हे यूजी, क्या चल रहा है? मैंने फोन उठाया। यान्सी, क्या तुम अभी फ्री हो? मुझे एक मदद चाहिए। मैंने थोड़ी हैरानी जताई। लुजायू एक अमीर खानदान से था। उनका मिल्क टी का बिजनेस था जो हर साल 1 बिलियन से ज्यादा का फायदा कमाता था। वह सच में एक अमीर बाप का बेटा था। अपने खानदानी बिजनेस का वारिस होने के नाते वह आजकल कंपनी में काफी नाम कमा रहा था। तुम जैसे अमीर घर के लड़के को भला मेरी क्या मदद चाहिए हो सकती है? मैंने हंसते हुए पूछा। तुम जोंगी चेन को जानते हो ना? लुजायू ने अचानक पूछा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, वह तुम्हारा बचपन का दोस्त है। तुमने कुछ समय पहले हमें मिलवाया था। वह से दाता। वह अभी एक गेमिंग कंपनी चला रहा है। मैंने सुना है कि उसका गेम लॉन्च होने वाला है। सही कहा। गेम बनकर तैयार है, लेकिन अब उसके पास मार्केटिंग के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। वह मेरे पास मदद के लिए आया था, लेकिन मेरी फैमिली अब और पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता था कि क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो? एक गेमिंग कंपनी? हाँ, मैंने पहले कभी इस इंडस्ट्री में पैसा नहीं लगाया था और ऊपर से गेमिंग में पैसा लगाना काफी मुश्किल काम माना जाता है। देश की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी टेंगफेई ग्रुप, वह हमेशा दूसरे गेम्स को कॉपी करके मार्केट पर कब्जा कर लेती है। इस वजह से इन्वेस्टर्स पैसा लगाने से पहले बहुत सोचते हैं। वह गेम एनिमे स्टाइल का है ना? मैंने पूछा। हाँ, गेम सच में काफी अच्छा है। उसकी कहानी भी काफी क्रिएटिव है। अगर मार्केटिंग सही से हुई तो यह गेम बहुत बड़ा हिट हो सकता है। लुजायू ने आगे कहा। मैंने मार्केटिंग के लिए जैसे तैसे 70 मिलियन का इंतजाम किया है, लेकिन यह सच में काफी नहीं है। अगर तुम मदद कर सको तो यह सारी मुश्किल हल हो जाएगी। मैंने थोड़ी देर सोचा और मदद करने का फैसला किया। ठीक है, आज दोपहर के 3 बजे मेरे पास थोड़ा वक्त है। जांग यीचेन को मेरे घर ले आओ, मैं उससे बात करूंगा। आखिरकार यह एक अच्छा मौका था। पैसे लगाने में हमेशा खतरा तो होता ही है, लेकिन इससे फायदा भी होता है। और वैसे भी मेरी क्षमता के हिसाब से अगर यह फेल भी हो गया तो मुझे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। डन रहा। आज दोपहर को मिलते हैं। ओह, वैसे मैंने सुना कि तुम और वेंजिए साथ आ गए हो। यह सब इतनी जल्दी कैसे हो गया? लुजायू ने पूछा। यह एक लंबी कहानी है। जब आज दोपहर को मिलेंगे तब बताऊंगा। मैंने बात को टाल दिया। ठीक है, तब मिलते हैं। लुजायू ने फोन रख दिया। मैं सुपरमार्केट गया और कुछ रिब्स खरीदे। स्वीट एंड सावर रिब्स के लिए आपको खास तौर पर यही हिस्सा चुनना पड़ता है जिसमें मीट ज्यादा हो और तेल कम हो। शॉपिंग के बाद मैं खाना बनाने के लिए घर गया। जब लंच बनकर तैयार हो गया तो मैंने टाइम देखा। सुबह के 11 बज चुके थे। मैंने खाने को गर्म रखने के लिए वार्मर में डाल दिया और फिर वेंजी को लेने के लिए निकल गया। जल्दी ही मैंने अपनी गाड़ी पार्किंग लॉट में खड़ी कर दी। मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। मैंने एक फोटो खींची और उसे भेज दी। इतनी मेहनत के लिए शुक्रिया हबी, वेंजी ने तुरंत जवाब दिया। आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ हबी। मोई। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मेरे दिल में एक मिठास सी घुल गई। ऐसा लगा जैसे एक सच्चे रिलेशनशिप में होने का एहसास सच में बहुत अलग था। इसमें एक ऐसी गर्मी और खुशी थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। हबी? वेंजी उछलकर कार में बैठ गई। वह जोर से चिल्लाई।
आज उसने एक प्रोफेशनल ऑफिस सूट पहना हुआ था, ब्लैक पैंटीहोज के साथ। वह मैच्योर और समझदार लग रही थी। अगर तुम्हारे एम्प्लॉयज ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो क्या तुम्हारी बॉस वाली इमेज पूरी तरह खराब नहीं हो जाएगी? मैंने उसे छेड़ते हुए कहा। उन्हें देखने दो। उसने बिना रुके तुरंत जवाब दिया। अपने बॉयफ्रेंड को हबी कहने में क्या बुराई है? ला ला ला। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से उसकी नाक को छुआ। पागल। कार के अंदर का माहौल बहुत प्यारा हो गया था। हमने बातें की और हंसे और सब कुछ बहुत ही नेचुरल लग रहा था। जब हम घर पहुंचे तो मैंने गर्मा गर्म खाना निकाला। वेंजी खुद को तारीफ करने से रोक नहीं पाई। वाओ, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। किसका बॉयफ्रेंड इतना अच्छा खाना बनाता है? मैं धीरे से हंसा। अगर तुम ऐसी बातें करती रही तो मैं हवा में उड़ने लगूंगा। तो फिर तुम्हें मुझे भी अपने साथ ले जाना पड़ेगा, वेंजी ने फिर से मजाकिया अंदाज में कहा। उसे इतना खुश देखकर मुझे एक ऐसी खुशी मिली जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। खाना खाते वक्त उसने रिब का एक टुकड़ा उठाया और मेरे बोल में रख दिया। हबी पहले खाएंगे, पागल। मैं मुस्कुराया और रिब का एक टुकड़ा खाया। वेंजी ने आज मेरे हाथ का बना खाना बड़े मजे से खाया। उसे मजे से खाते हुए देखकर मैं अपनी मुस्कान रोक नहीं पाया। मेरा दिल खुशी से भर गया। खाने के बाद वेंजी ने एक पेट भरने वाली डकार ली। बहुत स्वादिष्ट था। मैं खड़ा हुआ। ठीक है, तुम जाकर आराम करो, बर्तन मैं धो दूंगा। बिल्कुल नहीं, मैं धोऊंगी। उसने जल्दी से सारे बोल्स और चॉपस्टिक्स उठाए और खुद किचन की तरफ चली गई। मैं किचन के पास खड़ा हो गया और उसकी मदद करने लगा। मुझे एक सुकून भरी खुशी महसूस हो रही थी। दूसरी तरफ सुमुयुन का मूड बहुत खराब था। उसने अपने हाथ के डॉक्यूमेंट्स को जोर से टेबल पर पटका। इस पार्टनरशिप की कीमत 10% क्यों बढ़ गई? उसने गुस्से में पूछा। उसके काम करने वालों ने सिर झुकाकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पहले की कीमतें डायरेक्टर शेन के उनके साथ अच्छे रिश्तों की वजह से थीं, इसलिए उन्होंने हमें दोस्ती के नाते डिस्काउंट दिया था। और अब तो जाकर उनसे बात करो। सुमुयुन ने ठंडे दिमाग से ऑर्डर दिया। पहले वाली कीमत ही वापस लेकर आओ। काम करने वाले बहुत परेशान दिखने लगे। चेयरमैन, मुझे लगता है कि यह मुश्किल होगा। हमने सुना है कि कुछ और कंपनीज पहले से ही उनसे बात कर रही हैं। अगर हमने और देर की तो ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल सकता है। अगर मुश्किल है तो कोई रास्ता निकालो। सुमुयुन की आवाज बहुत तीखी थी। वरना मैं तुम्हें किस बात के पैसे देती हूँ? 3 दिन के अंदर इस मामले को हल करो। ऑफिस का माहौल और भी ज्यादा तनाव भरा हो गया। सुमुयुन ने गुस्से में अपनी भौहें सिकोड़ी। वह भी यह महसूस कर सकती थी। उसका मूड बहुत तेजी से बदल रहा था। आजकल उसे अचानक एहसास हुआ कि जब से शेन यंसी गया है, जैसे उसने बहुत कुछ खो दिया हो। जब वह आसपास था तो उसका सारा गुस्सा निकालने का एक रास्ता था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आओ। सुमुयुन ने खुद को संभाला और दरवाजा खोलने को कहा। चेयरमैन, हमें विला से खबर मिली है। पुराने चेयरमैन ने आज शेन यंसी से मुलाकात की थी। सुमुयुन हैरान रह गई। उन्होंने क्या बात की? उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि शेन यंसी तुम्हारे पास वापस आ जाए, लेकिन शेन यंसी ने मना कर दिया। सुमुयुन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। शेन यंसी, ओह शेन यंसी, क्या उसे सच में लगता है कि वह और वेंजी हमेशा साथ रहेंगे? वह इंतजार कर रही थी, वेन फैमिली के कुछ करने का इंतजार, जो शेन यंसी और वेंजी को अलग कर दे। अगर ऐसा हुआ तो उसके पास अभी भी एक मौका होगा। उस पर नजर रखो। पता करो कि शेन यंसी आखिर कर क्या रहा है। सुमुयुन ने ठंडे दिमाग से ऑर्डर दिया। उस दोपहर मेरे घर पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही दरवाजे पर दस्तक हुई। जरूर लियू जेयू और जांग यिचियान होंगे। मैं दरवाजा खोलता हूँ और मुझे जांग यिचेन के चेहरे पर बहुत ज्यादा थकान दिखाई देती है। इस गेम के लिए ऐसा लग रहा था जैसे वह कई दिनों से सोया नहीं है। सच ही कहा है किसी ने, एक एक पैसे के लिए बड़े से बड़ा इंसान भी मजबूर हो जाता है। ये बात बिल्कुल सच लग रही थी। यांगसी, मुझे पुराने लियू ने तुम्हारे बारे में सब बता दिया है, जांग यिचेन ने कहा। ऐसे समय पर तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। अगर मेरे पास कोई और रास्ता होता तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। कोई बात नहीं, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ। अगर प्रोजेक्ट अच्छा है तो बस वही काफी है। परेशान करने की चिंता मत करो, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जांग यिचेन की आंखों में थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखा। उसने 3 साल लगाए थे और लगभग $100 मिलियन खर्च किए थे ताकि वह खुद इस गेम को बना सके। उसे इस प्रोजेक्ट पर पूरा भरोसा था। अगर इसकी मार्केटिंग सही से की जाए तो इससे बहुत अच्छी कमाई होगी। मैंने पूछा, क्या तुम गेम लेकर आए हो? हाँ, लाया हूँ, जांग यिचेन ने अपना लैपटॉप खोलते हुए जवाब दिया। आप खुद देख लीजिए। गेम के ग्राफिक्स सच में बहुत अच्छे थे। हालांकि यह एक एक्शन गेम था, लेकिन इसके नज़ारे बहुत सुंदर थे और कैरेक्टर्स भी कमाल के लग रहे थे। इसमें कोई शक नहीं था कि यह गेम एनिमे के फैंस को बहुत पसंद आएगा। इसके साथ ही इसमें लड़ने के इफेक्ट्स भी बहुत स्मूथ थे। मैंने लगभग 2 घंटे तक इस गेम को खेलकर चेक किया और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट काफी मजबूत है। मैंने हाँ में सिर हिलाया। तुम्हें क्या लगता है इसमें कितने प्लेयर्स आ सकते हैं? मैंने पूछा। अगर मार्केटिंग अच्छी रही तो हमें लगता है कि रोज खेलने वाले लोग लगभग 15 मिलियन तक पहुंच सकते हैं, जांग यिचेन ने पूरे भरोसे के साथ जवाब दिया। मैंने थोड़ा सोचते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी। तुम्हें पता होना चाहिए कि अभी मार्केट में जो सबसे बड़ा मोबाइल गेम चल रहा है उसके भी रोज के सिर्फ 5 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। मुझे पता है,
पर मुझे अपने गेम पे पूरा भरोसा है। मुझे सच में लगता है कि यह एक बेहतरीन चीज है। जांग यिचेन थोड़ा घमंडी लग रहा था, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी कूट कूट कर भरा था। तुम्हें कितने पैसे लगाने की जरूरत है? मैंने आगे पूछा। अभी हमें मार्केटिंग के लिए लगभग $300 मिलियन चाहिए। मिस्टर लू ने हमें पहले ही 70 मिलियन दे दिए हैं, तो अभी हमें $230 मिलियन की और जरूरत है। अगर आप पैसे लगाने के लिए तैयार हैं तो हम आपको कंपनी में 35% हिस्सा देने को तैयार हैं। जांग यिचेन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद साफ दिख रही थी। $230 मिलियन के बदले 35% हिस्सा। अगर मार्केट के हिसाब से देखा जाए और अगर गेम अच्छा चला तो ये कीमत गलत नहीं थी, लेकिन क्योंकि गेम अभी तक मार्केट में नहीं आया था, इसलिए कोई नहीं कह सकता था कि ये कैसा चलेगा। 35% हिस्सा थोड़ा कम लग रहा था। मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर कहा, मुझे 45% हिस्सा चाहिए। ये नंबर सुनते ही जांग यिचेन अचानक परेशान हो गया। वह जानता था कि अगर वह मान गया 45% हिस्सा देने के लिए तो कंपनी में सबसे ज्यादा ताकत मेरे पास आ जाएगी। मैं समझता हूं कि तुम किस बात से डर रहे हो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। चाहे मेरे पास 45% हिस्सा हो, लेकिन उसके बदले मिलने वाले 45% वोटिंग राइट्स हम कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारे नाम कर सकते हैं। तुम मेरी जगह उनका इस्तेमाल कर सकते हो। इसका मतलब मुझे सिर्फ 45% का मुनाफा चाहिए, लेकिन अपने फायदे को बचाने के लिए मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में फैसला रोकने की ताकत चाहिए होगी। अगर तुम तैयार हो तो मैं इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर $300 मिलियन कर सकता हूं। मैंने उसके आगे एक कॉन्ट्रैक्ट रखा। ये मेरी शर्तें हैं, तुम आराम से सोच लो। जांग यिचेन थोड़ी देर के लिए खामोश रहा, फिर उसने हाँ में सिर हिलाया। मुझे मंजूर है। बहुत अच्छा, मैंने सिर हिलाया। मैं खुश था। क्या तुम्हारे पास कल सुबह का वक्त है? हम तब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। कोई बात नहीं, जांग यिचेन ने जवाब दिया। जब बिजनेस की सारी बातें खत्म हो गईं, तो हम अपनी आम बातों पर आ गए। तुम और सू मुयुन। उसने मेरी तरफ देखा। वह असल में लिन जियांग के बारे में बहुत पहले से जानता था और उसने पहले मुझे सू मुयुन को छोड़ देने की सलाह भी दी थी। उस समय मैं ऐसा कभी नहीं कर पाया क्योंकि वह मेरे दिल के बहुत करीब थी। उसने ही मुझे नरक से बाहर निकाला था और मैं उसे छोड़ने की सोच भी नहीं सकता था। अब सब खत्म हो गया है, मैंने आराम से जवाब दिया। मैंने उसे जो 100 पॉइंट्स दिए थे, अब वह 0 हो चुके हैं। मैंने उसे 100 मौके दिए। अगर उसने मेरे लिए सिर्फ एक बार भी आवाज उठाई होती तो मैं उसे छोड़कर कभी नहीं जाता, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। इसलिए आखिर में मैंने जाने का फैसला कर लिया। जब सब कुछ खत्म हो ही गया है तो क्यों ना मैं अपनी नई जिंदगी का मजा लूं। जेयू मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा और वेंजिए का क्या चल रहा है? वह मुझे छेड़ने लगा। वह मेरी पड़ोसी है। बस हम दोनों अचानक एक साथ आ गए। मैंने आराम से जवाब दिया, बाय बाय। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे चेहरे से मिठास टपक रही है। जेयू हंसने लगा। मुझे लगता है कि वेंजिए तुम पर सुमुयुन से ज्यादा अच्छी लगती है। मैंने तुम्हारी वह पोस्ट देखी थी जिसमें तुमने अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया था। वह जिस तरह तुम्हें देखती है उसमें बहुत प्यार है उसके मुकाबले। सुमुयुन ने तुम्हें कभी इस तरह नहीं देखा। मैंने चुपचाप अपना सिर हिलाया। हाँ, वह मेरे लिए बिल्कुल सही है। मेरा यकीन करो, जेयू ने कहा। आंखें झूठ नहीं बोलती। मुझे भी यही उम्मीद है। मैंने खिड़की से नीचे देखा। वेंजिए बहुत ही प्यारी लड़की है। मुझे लगता है कि हम दोनों एक साथ बहुत खुश रहेंगे। जेयू ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। तुम दोनों जरूर खुश रहोगे। मुझे उम्मीद है कि मुझे जल्दी ही तुम्हारी शादी में पीने का मौका मिलेगा, उसने छेड़ते हुए कहा। तुम चिंता मत करो, जब वह वक्त आएगा तो तुम ही मेरे बेस्ट मैन बनोगे, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। हाँ हाँ, जब ऐसा होगा तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या तुमने मेरे लिए कोई अच्छी ब्राइड्समेड ढूंढी है या नहीं, जेयू ने हंसते हुए कहा। मैंने वादा किया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोई ढूंढ दूंगा। तभी अचानक मेरा फोन बजा। वह वेंजिए का मैसेज था। हबी, मेरे घर वाले चाहते हैं कि आज रात हम दोनों डिनर पर आएं। उसके मैसेज में थोड़ी घबराहट लग रही थी। मैं थोड़ा हैरान रह गया। क्या यह घर वालों से मिलने का वक्त था? मैं थोड़ी देर के लिए रुका, फिर मैंने एक सिंपल ओके लिखकर जवाब दे दिया। जब वेंजिए ने अपने फोन पर वह मैसेज देखा तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने खुशी से जवाब दिया, है हबी, मैं थोड़ी देर में घर पहुंच रही हूँ, फिर हम मेरे घर चलेंगे। तुम चिंता मत करो, मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे लोग हैं और वह तुम्हें पहले से ही बहुत पसंद करते हैं। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम कह देंगे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसका मैसेज देखकर मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। प्रेग्नेंट? ऐसी बातें सिर्फ वेंजिए ही कर सकती है। मैंने तो अभी तक उसके साथ ऐसा कुछ किया भी नहीं था। अगर वे प्रेग्नेंट होती तो इसका मतलब मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा था। तो तुम्हारे पेट में स्वीट एंड सावर रिब्स हैं, वेंजिए ने आगे लिखा। यह पढ़कर मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया और जोर से हंस पड़ा। वह सच में बहुत प्यारी थी। मुझे हंसते हुए देखकर जेयू ने हैरानी से पूछा, क्या बात है, तुम बहुत खुश लग रहे हो। मैं आज रात वेंजिए के घर डिनर पर जा रहा हूँ, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। हाँ, मतलब लड़की के घर वालों से मिलना, जेयू ने छेड़ते हुए कहा। तुम तो बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हो। अगर तुम मुझे कुछ दिनों में ये कहो कि वेंजिए प्रेग्नेंट है तो मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी। मैंने ऊपर देखा, थोड़ा सोचा और कहा, फिर तुम भी थोड़ी मेहनत करो। हटो यार, इस सिंगल बंदे को और परेशान मत करो।
जेयू ने हंसते हुए मुझे धक्का दिया। लिू जेयू और जांग इचन को विदा करने के बाद मैं सोफा पर बैठ गया और सोचने लगा। बेशक मैंने वेन फैमिली के बारे में सुन रखा था, शंघाई में और पूरे देश में भी। वेन फैमिली का नाम बहुत बड़ा था। आजकल वेन फैमिली का सारा बड़ा बिजनेस वेंजिए ही संभालती थी। उसके आने के बाद से उनका बिजनेस बहुत बढ़ गया था और उनकी तरक्की एक नए लेवल पर पहुंच गई थी। मैंने अपना फोन निकाला और वेंजिए की चैट खोली। मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी। आखिर मैं पहली बार वेन फैमिली के घर जा रहा था। कुछ तोहफा ले जाना तो जरूरी था। मुझे किस तरह का तोहफा तैयार करना चाहिए? मैंने उसे एक मैसेज भेजा। कुछ ही सेकंड्स के बाद वेंजिए का जवाब आया। मैंने अपनी तरफ से सब कुछ तैयार कर लिया है। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। मेरे मम्मी पापा ने कहा है कि अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड को घर ले आऊं तो वही सबसे बड़ा तोहफा होगा। उसके यह शब्द देखकर मैंने चैन की सांस ली। तो उसने पहले से ही सब कुछ तैयार कर रखा था। मैं उसे कुछ पैसे ट्रांसफर करने ही वाला था, लेकिन उसने मुझे रोक दिया। पागल, तुम्हारे पैसे हों या मेरे पैसे, आखिर में वह हम दोनों के ही तो है ना। अब अच्छे बच्चे बनकर रहो, ठीक है? मैं अब घर आ रही हूँ, वेंजिए ने मजाकिया अंदाज में कहा। अच्छे बच्चे की तरह घर पर मेरे लिए प्यारी सी किस तैयार रखना। उसके भेजे हुए शर्मीले इमोजी को देखकर मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। वक्त धीरे धीरे बीतने लगा। थोड़ी ही देर बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई। जब से हमने एक साथ रहना शुरू किया था, मैंने वेंजिए को एक चाबी दे दी थी ताकि वह आराम से आ जा सके। जैसे ही वह अंदर आई, उसने मुझे गले लगा लिया। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, उसने कहा, मुझे एक किस चाहिए। वेंजिए ने थोड़ा शरारत से मुस्कुराया। एकदम गहरा वाला फ्रेंच किस। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा अभी तक बंद भी नहीं हुआ था। कोई बात नहीं, वैसे भी इस फ्लोर पर सिर्फ हमारे ही 2 अपार्टमेंट्स हैं। अपनी बात खत्म करते ही वह आगे बढ़ी और मुझे किस कर लिया। कुछ मिनट्स बाद जब उसका मन भर गया तो वह धीरे से बोली। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मुझे यह थोड़ा मजेदार लगा। मैं तुम्हें ऑफिस में ही किस करना चाहती थी, उसने धीरे से आगे कहा। काश तुम गायब होकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते। जब भी मेरा तुम्हें किस करने का मन करता, तुम तुरंत मेरे सामने आ जाते। मैं एक सेकंड के लिए रुक गया, फिर मैं जोर से हंस पड़ा। क्या मैं सच में इतना अच्छा हूं? चलो, बाकी के किस आज रात के लिए बचा कर रखते हैं, नहीं तो तुम्हारे घर पहुंचने तक मेरे होंठ सूजकर मोटे हो जाएंगे, मैंने उसे छेड़ते हुए कहा। वेंजे का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने शर्माते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। तो आज रात मुझे चाहिए। उसके इस तरह बोलने से मैं हैरान रह गया। तुम कितनी शरारती हो, मैं बिना चाहते हुए भी हंस पड़ा। हाँ हाँ, वेंजिए ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। प्लीज बस मुझसे वादा करो। उसका ऐसा चेहरा देखकर मैंने हाँ में सिर हिला दिया। हालांकि अंदर से मैं भी थोड़ा एक्साइटेड था। हमें आज रात वेन फैमिली के घर भी जाना था। हम जल्दी से कपड़े बदलने चले गए, क्योंकि मैं वहां पहली बार जा रहा था, इसलिए मैंने एक सूट पहन लिया। कितने हैंडसम लग रहे हो। जब वेंजिए ने मुझे सूट में देखा तो उसकी आंखों में मेरे लिए बहुत प्यार था। मेरा तो तुम्हें घर से बाहर भेजने का मन ही नहीं कर रहा। मुझे डर है कि बाहर जाते ही बहुत से लोग तुम पर फिदा हो जाएंगे। अगर कोई तुम्हें मुझसे छीन कर ले गया तो। मैं मुस्कुराया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, चिंता मत करो, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, मुझे कोई नहीं छीन सकता। वह खुशी से मुस्कुराई। हाँ सही बात है, अगर किसी ने तुम्हें छीनने की कोशिश की तो मैं उन्हें समुंदर में फेंक दूंगी। यह सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया और जोर से हंस पड़ा। खुद को तैयार करने के बाद हम जल्दी से नीचे चले गए। तुमने क्या खरीदा है? मैंने पूछा। उसने कहा, मेरे पापा को पुरानी चीजें यानी एंटीक्स बहुत पसंद है, इसलिए मैंने कुछ एंटीक्स खरीदे हैं और मम्मी के लिए एक डिजाइनर बैग लिया है। इतना काफी होना चाहिए। उसका यह कहना सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। इस वक्त मुझे सच में ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अमीर लड़की के खर्चे पर जी रहा हूँ। वैन फैमिली का पुराना घर शहर के बाहर यानी सबर्ब्स में था। वह तेतल एक पुराने ढंग का चाइनीज घर था जो जांगनन स्टाइल में बना हुआ था। बाहर से देखने पर वह बहुत ही पुराना और सुंदर लगता था। गाड़ी आराम से वैन फैमिली के घर के बड़े दरवाजे के अंदर चली गई। घर के बाहर कोई पहले से ही इंतजार कर रहा था। मालकिन साहब, आप लोग आ गए। घर के एक नौकर ने मुस्कुराते हुए हमारा स्वागत किया। वेंजिए ने हाँ में सिर हिलाया और अपने पास खड़े इंसान को सारे गिफ्ट्स दे दिए। फिर उसने मेरा हाथ थामा और हम दोनों एक साथ अंदर चले गए। इसी बीच शहर के दूसरी तरफ सुमोयान को भी यह खबर मिल गई। मालकिन, वहां के लोगों ने खबर दी है। आज दोपहर के लगभग 4 बजे मिस्टर शेन और मिस वैन फैमिली के घर गए हैं। यह खबर सुनकर सुमोयान थोड़ी हैरान रह गई। घर जा रहे हैं? क्या इसका मतलब है कि वह माता पिता से मिल रहे हैं? क्या तुम पक्का कह सकते हो? सुमोयान की आवाज थोड़ी कांप रही थी और वह थोड़ी परेशान लग रही थी। हाँ मालकिन, उस आदमी ने अपना सिर नीचे रखा क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। सुमोयान ने गुस्से में अपने दांत पीसे और एकटक देखने लगी। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी साफ दिखने लगी थी। जब वो दोनों बाहर आएंगे तो मुझे तुरंत बताना। उस आदमी ने जल्दी से सिर हिलाया। जी समझ गया। कुछ मिनट्स बाद सुमोयान ने फिर से पूछा, क्या वह अभी तक बाहर आया? मालकिन, मिस्टर शेन अभी तक बाहर नहीं आए हैं, उस आदमी ने धीमी आवाज में जवाब दिया। यह सुनकर सुमोयान बिल्कुल भी शांत नहीं बैठ पाई। वह खिड़की के पास गई और उसकी आंखों में गुस्सा और चिंता साफ दिख रही थी।
वो दोनों आज रात क्या बातें कर रहे होंगे। इस वक्त वैन फैमिली की मुलाकात भी अब खत्म होने वाली थी। मिस्टर वैन ने काफी ज्यादा पी ली थी, इसलिए वह आराम करने चले गए। मैं भी अपने कमरे में लेटा हुआ था। हालांकि अभी तक मेरा नशा थोड़ा कम था, लेकिन अगर मैं थोड़ी और पीता तो बिल्कुल बेहोश हो जाता। जैसे ही मैं अपना फोन रखकर आराम करने वाला था, मेरे फोन की घंटी फिर से बज उठी। हबी, जल्दी से मेरे लिए दरवाजा खोलो। वेंजी की आवाज आई। दरवाजा आई। मैं हैरान रह गया जब जीई यहाँ थी। बैकर, रुको, हम उसके अपने ही घर में हैं और वह चुपके से यहाँ आ रही है। जब वेंजी ये दरवाजे पर खड़ी थी तो उसके गाल थोड़े लाल थे। वह इधर उधर देख रही थी। थोड़ा शर्माते हुए उसने मुझे दरवाजा खोलने को कहा। वह तुरंत अंदर आ गई, जैसे उसे डर था कि कोई उसे देख न ले। क्या तुम्हें पकड़े जाने का डर नहीं है? मैंने उसे छेड़ते हुए पूछा। वैन जी का चेहरा और भी लाल हो गया। उसने मुझे धीरे से मारा। यह सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम न होते तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। मैं मुस्कुराया और उसके आगे बढ़े हुए हाथ को देखा और मैंने उसे अपनी गोद में उठा लिया। मैंने उसे धीरे से बिस्तर पर लेटा दिया। मुझसे अभी भी अल्कोहल की खुशबू आ रही थी। वेंजी ये मेरे सीने से लग गई और धीरे से बोली, मैं बहुत खुश हूँ। कितनी खुश? बस बहुत बहुत ज्यादा खुश। वेंजी मुस्कुराई और अपना चेहरा मेरे सीने में छुपा लिया। अब से हर रोज हम बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, मैंने धीरे से कहा। वेंजी ने मेरी तरफ ऊपर देखा। उसकी आंखों में ढेर सारा प्यार था। हाँ बिल्कुल, हर एक दिन। वहां का माहौल बिल्कुल परफेक्ट था। मैंने अचानक थोड़ा मुस्कुराते हुए अपनी आवाज धीमी की। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम चोरी छिपे मिल रहे हैं? जीई एक सेकंड के लिए रुक गई। फिर उसे जल्दी ही समझ आ गया कि मेरे कहने का क्या मतलब था। उसका चेहरा तुरंत एक पकाए हुए सेब की तरह लाल हो गया। उसने मुझे गुस्से से देखा और कहा, अरे यार, चिंता मत करो, मेरा पति वापस नहीं आने वाला। आज की रात मैं पूरी तरह तुम्हारी हूँ। यह बात बोलते ही वह खुद बहुत ज्यादा शर्मा गई। उसकी आंखों में थोड़ी शर्म थी। वेंजी ने मुझे नीचे धकेला और धीरे से मेरे ऊपर लेट गई। एक बिल्ली की तरह मुझसे लिपट गई। मैंने आराम से अपना हाथ उसकी कमर पर रख दिया। मैंने धीरे से कहा, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। क्या बात है? वेंजी ये मेरे सीने से लगकर मेरे दिल की धड़कन सुनने लगी। उसकी आंखें सुकून से भरी थीं। मैं एक गेमिंग कंपनी में पैसे लगाने का सोच रहा हूँ। मैं कल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला हूँ। टैब जी ने अपना सिर उठाया, मेरी तरफ देखा और हाँ में सिर हिलाया। ठीक है। क्या तुम्हारे पास काफी पैसे हैं? अगर नहीं है तो मेरे पर्सनल अकाउंट में 10 बिलियन से ज्यादा पैसे हैं। मैंने अपनी आईब्रो उठाई। यह लड़की सच में एक शुगर मॉमी है। जरूरत नहीं है, मेरे पास काफी हैं। मैं तो बस तुम्हें बताना चाहता था। आखिरकार अब तुम मेरी वाइफी हो। वाइफी शब्द सुनते ही उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। उसने मेरा कॉलर खींचा और नखरे से बोली, एक बार फिर से कहो। तुम क्या सुनना चाहती हो? तुम्हें पता है क्या? वेंजी ने अपना मुंह बनाया। उसकी आंखों में थोड़ी शरारत थी। मैंने जानबूझकर उसे छेड़ते हुए कहा, क्या सुनना है? हबी, जल्दी से बोलो ना। जीई ने धीरे से कहा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। अगर बोलोगे तो एक इनाम मिलेगा। मैं हंसा और उसकी बात मानते हुए धीरे से बोला, वाइफी। सच में वेंजी की आंखें खुशी से छोटी हो गईं। वह थोड़ा नखरे से आगे बढ़ी और मेरे गाल पर एक प्यारा सा किस किया। यह तुम्हारा इनाम है। बस इतना ही? मुझे लगा तुम मुझे 2 किस दोगी। मुझे नहीं पता था कि सिर्फ एक ही मिलेगा। मैंने उदास होने का नाटक किया। टैब जीई ने शर्माते हुए मेरे सीने पर धीरे से मारा। गंदे ख्याल दिमाग में लाना बंद करो। अगली सुबह जल्दी जीई ने एक अलार्म लगाया। जब उसकी फैमिली का ध्यान नहीं था तब वह न चाहते हुए भी वहां से चुपके से निकल गई। जाने से पहले उसने मुझे कुछ मिनट्स तक किस किया और कहा कि यह दिन के किसेस का एडवांस है। ब्रेकफास्ट के बाद मैं उसे गाड़ी से वापस छोड़ने गया। उसने अपने ड्राइवर को उसे लेने के लिए बुलाया, जबकि मैं उसकी लग्जरी कार लेकर वापस घर आया। एक बहुत महंगी कार की ड्राइवर सीट पर बैठकर मुझे लगा कि यह मेरी अपनी कार से कुछ ज्यादा अलग नहीं थी, जिसकी कीमत इससे बहुत कम थी। लिफ्ट का दरवाजा खुला। एक नजर में मैंने सुमुइन को अपने दरवाजे पर खड़े देखा। वह पूरी रात नहीं सोई थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे और वह मुझे गुस्से से घूर रही थी। तुम वैन फैमिली के पास गए थे? सुमुइन की आवाज धीमी थी। मैंने गुस्से से देखा। क्या तुमने किसी से मेरा पीछा करवाया? सुमुइन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस फिर से पूछा, तुम वैन फैमिली के पास गए थे? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? मैंने बिना किसी परवाह के जवाब दिया। सुमुइन थोड़ा पीछे हटी। पहले मैंने उससे कभी इस तरह बात नहीं की थी। क्या तुम दोनों शादी कर रहे हो? उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी सी कपकपी थी। शायद मैंने आराम से जवाब दिया। सुमुयुन का चेहरा पीला पड़ गया। ऐसा लगा जैसे उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं किसी और लड़की से शादी कर लूंगा। तुम कब तक ऐसे नखरे दिखाते रहोगे? सुमुयुन ने मुझे घूरा। मैं लिनजियांग को हमेशा के लिए गायब कर सकती हूँ। तुम्हें उसे फिर कभी नहीं देखना पड़ेगा। अगर यह पहले की बात होती तो शायद मैं बहुत खुश होता, लेकिन अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सुमुयुन, हमारे बीच सब खत्म हो गया है। मैंने आराम से कहा। नहीं रुको, ऐसा लगता है कि हमारा रिश्ता कभी शुरू ही नहीं हुआ था। सुमुयुन का चेहरा और भी पीला पड़ गया। उसके होंठ थोड़े कांप रहे थे। तुम्हारी नजरों में मैं हमेशा एक छुपा हुआ राज ही था। जो कुछ भी तुमने लिनजियांग को दिया मुझे वही सबसे ज्यादा चाहिए था, लेकिन अब मुझे वह नहीं चाहिए। मैं अंदर जाने के लिए घूमा।
तभी सू मुयुन पीछे से बोली, जो मैंने उसे दिया वह मैं तुम्हें भी दे सकती हूँ, बस तुम वापस आ जाओ। उसकी आवाज में थोड़ी मिन्नत थी। मैं एक पल के लिए रुका, फिर पीछे मुड़कर उसे देखा। कोई जरूरत नहीं है, हम वापस नहीं जा सकते। जिस दिन से मैंने जाने का फैसला किया था तब से मेरी आवाज बिल्कुल शांत थी। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। कोई भी तुम्हारा हमेशा इंतजार नहीं करेगा, सू मुयुन, मैंने आराम से कहा। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं कि तुमने उस वक्त मुझे उस अंधेरे से निकाला था, लेकिन इन सब सालों में मैंने तुम्हारे लिए दिल जान से काम किया है। इसे तुम्हारे उस एहसान का बदला समझ लो। अब से हम दोनों अलग हैं। चलो अब हम अपने अपने रास्ते पर चलते हैं। सुमुयुन ने तुरंत मुझे पीछे से गले लगा लिया। वापस आ जाओ। मैं ऐसा दिखावा कर सकती हूँ जैसे तुम्हारे और वेंजिए के बीच कुछ नहीं हुआ। मैं लिनजियांग को भी भेज दूंगी। मैं सबको हमारे रिश्ते के बारे में बता दूंगी। हम शादी कर सकते हैं। हमारी शादी हो सकती है। आगे चलकर हमारे बच्चे भी हो सकते हैं। बस तुम वापस आ जाओ। मैं तुम्हें यह सब दे सकती हूँ। मैंने सुमुयुन के हाथ अपने ऊपर से हटाए। मुझे माफ कर दो। मुझे यह सब नहीं चाहिए। चली जाओ। चलो अब अपनी कहानी को यहीं खत्म करते हैं। यह कहकर मैंने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। बंद दरवाजे को घूरते हुए सू मुयुन हंसी। शेन यंसी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे छोड़ सकते हो? तुम और वेंजिए कभी शादी नहीं कर पाओगे। सू मुयुन के जाने के थोड़ी देर बाद ही जांग यिचेन वहां आया। मिस्टर शेन, ये रहा हमारा कॉन्ट्रैक्ट। एक बार देख लीजिए। उसने पेपर्स मेरे हाथ में दिए। मैंने जल्दी से उसे ऊपर ऊपर से देखा। इसमें कोई गलती नहीं थी, इसलिए मैंने उसे टेबल पर रख दिया और ऊपर देखकर उससे पूछा, क्या तुमने अच्छे से सोच लिया है? अगर तुम्हारा गेम हिट हो गया तो लगभग आधी कमाई मेरी होगी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा नुकसान हो रहा है? अभी भी पीछे हटने का वक्त है। जांग यिचेन ने अपना सिर हिलाया। उसने पक्के इरादे से कहा, नहीं, अगर आप पैसे नहीं लगाते तो हमारी कंपनी और यह गेम कब का खत्म हो चुका होता। आपने बहुत सारे पैसे लगाए हैं, इसलिए आपको बड़ा हिस्सा मिलना बिल्कुल सही है। अगर मैं इतनी छोटी सी बात भी नहीं समझता तो आप मेरे ऊपर कभी पैसे लगाते ही नहीं। सही कहा ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। अब बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने पेन उठाया और कॉन्ट्रैक्ट पर अपने साइन कर दिए। जैसे ही मैंने पेपर से पेन उठाया, ये डील पक्की हो गई। मैं आज दोपहर को ही पैसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। मैंने कॉन्ट्रैक्ट बंद किया, उसकी तरफ देखा और पूछा, वैसे तुम इसकी मार्केटिंग कब शुरू करने वाले हो? कल से, जांग यिचेन ने पूरे भरोसे के साथ मुस्कुराते हुए कहा। इतनी जल्दी? हाँ, गेम पूरी तरह से तैयार है। आप कह सकते हैं कि सब कुछ तैयार है। बस हमें एक सहारे की जरूरत थी। अब जब वह सहारा मिल गया है तो हम बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। मैंने खुश होकर सिर हिलाया। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे वैसा ही काम दिखाओगे जैसा रिजल्ट मैं चाहता हूँ। जांग यिचेन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हम आपको निराश नहीं करेंगे। हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, क्योंकि अब सारी बातें हो चुकी थीं, इसलिए आगे कुछ और कहने की जरूरत नहीं थी। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद जांग यिचेन वहां से चला गया। दूसरी तरफ सुमुयुन अपनी कंपनी वापस चली गई। जैसे ही उसने ऑफिस के अंदर कदम रखा, लिन जियांग तुरंत उससे मिलने के लिए भागा। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, सुमुयुन ने ऐसा दिखाया जैसे उसने उसे देखा ही नहीं। उसने चेयरमैन के ऑफिस का दरवाजा खोला और सीधे अंदर चली गई। और लिन जियांग वहां खड़ा बहुत अजीब महसूस करने लगा। अपनी ऑफिस की चेयर पर बैठे हुए सुमुयुन अभी भी उसी बारे में सोच रही थी जो अभी हुआ था। एक अजीब से डर ने उसके दिल को घेर लिया था। यह पहली बार था जब उसने ऐसा महसूस किया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी की सबसे जरूरी चीज उससे हमेशा के लिए छिन गई हो। यह सच में बहुत गंदा एहसास था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक स्टाफ मेंबर अंदर आया। चेयरमैन, हमें अभी अभी एक खबर मिली है। मिस्टर शेन ने कल एक गेमिंग कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं। उन्होंने आज सुबह ही ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगभग 200 मिलियन के आसपास है। सू मुयुआन ने गुस्से से देखा। कौन सी गेमिंग कंपनी? हमने इसकी जांच की है। ये एक एनिमे स्टाइल की गेमिंग कंपनी है। उन्होंने पहले ही एक प्रोडक्ट बना लिया है, लेकिन देश में पहले कभी कोई एनिमे स्टाइल गेम हिट नहीं हुआ है, इसलिए कोई भी इन्वेस्टर उन्हें पैसे देने को तैयार नहीं था। सो मुयुआन थोड़ी देर के लिए चुप हो गई और उसकी उंगलियां अपने आप डेस्क को थपथपाने लगीं। इस वक्त उसकी और शेन यान्सी की जिंदगी का आपस में कोई लेना देना नहीं था। अगर वह उनके बीच कोई नया रिश्ता बनाना चाहती थी तो शायद यह उसके लिए एक अच्छा मौका था। इस कंपनी से कांटेक्ट करो, उन्हें बताओ कि मैं खुद इसमें 100 मिलियन इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। एम्प्लॉई यह सुनकर हैरान रह गया। चेयरमैन, हमारी कंपनी गेमिंग सेक्टर में काम नहीं करती। अचानक इन्वेस्ट करना। सू मुयुआन की आवाज बहुत ठंडी थी। मैंने कहा ना कि यह मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। इसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। बस जैसा मैंने कहा वैसा करो। एम्प्लॉई की आगे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई और वह बस अपना सिर हिलाकर पीछे हट गया। एम्प्लॉई को बाहर जाते हुए देखकर सू मुयुआन की आंखें गहरी हो गईं। तुम मेरे हो, मेरे हाथ से निकलने के बारे में सोचना भी मत। जैसे ही वह एम्प्लॉई ऑफिस से बाहर आया, लिन जियांग ने उसे रोक लिया। चेयरमैन को क्या हुआ है? उसने ऐसे ही नॉर्मल बनते हुए पूछा। कुछ खास नहीं। चेयरमैन ने अभी एक गेमिंग कंपनी में इन्वेस्ट करने का फैसला किया है। एम्प्लॉई ने आम तरीके से जवाब दिया। एक गेमिंग कंपनी? लिन जियांग ने गुस्से से देखा। हाँ, वैसे ये थोड़ा अजीब है।
मिस्टर शेन ने अभी अभी उसमें इन्वेस्ट किया है और चेयरमैन ने भी तुरंत वैसा ही किया। शायद उन्हें मिस्टर शेन के फैसले पर बहुत भरोसा है। लिन जियांग का चेहरा तुरंत उतर गया। शेन यान्सी ने इन्वेस्ट किया तो सू मुयुआन ने भी इन्वेस्ट कर दिया? क्या सू मुयुआन अभी भी उस लड़के के पीछे पड़ी हुई है? ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। उसने अपना पूरा दिमाग लगाया था ताकि शेन यान्सी को रास्ते से हटा सके, लेकिन अब देखने पर लगता है कि वही एक जोकर की तरह लग रहा था। लिन जियांग ने अपने दांत पीसे। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से बांध लीं कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। शेन यान्सी, हमेशा तुम ही क्यों होते हो? तुम तो पहले ही जा चुके हो, तो फिर तुम अभी भी मेरे लिए खतरा कैसे बने हुए हो? भाड़ में जाओ तुम। जब लिन जियांग गुस्से में अपने दांत पीस रहा था, तभी उसके फोन की घंटी बजी। भाई, मैंने आपके कहे मुताबिक इन्वेस्ट कर दिया है। आज भी स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। बस अब पैसे आने का इंतजार करो। लिन जियांग ने स्क्रीन की तरफ देखा और उसे थोड़ा सुकून मिला। जिस स्टॉक में उसने इन्वेस्ट किया था वह हाल ही में बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था। अगर वह इसे आराम से बेच पाता तो न सिर्फ वह कंपनी से चुराए हुए 30 मिलियन रुपए वापस कर पाता, बल्कि उसे अच्छा प्रॉफिट भी होता। ठीक है, मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा, लिन जियांग ने जवाब दिया। उसी वक्त मुझे वेंजे का एक मैसेज मिला। एक खबर मिली है। वह स्टॉक फ्राइडे को मार्केट बंद होने के बाद पूरी तरह गिरने वाला है। ये देखकर मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। कोई भी स्टॉक हमेशा के लिए ऊपर नहीं जा सकता, और इस स्टॉक का हाल ही में ऊपर जाना बिल्कुल अजीब था। यह साफ तौर पर आम इन्वेस्टर्स को फंसाने का एक खेल था। फ्राइडे को स्टॉक गिरने का टाइम भी जानबूझकर चुना गया था, क्योंकि वीकेंड पर मार्केट बंद रहता है। आम इन्वेस्टर्स चाहकर भी उसे बेच नहीं पाएंगे। वह बस लाचार होकर अपने पैसे डूबते हुए देखते रहेंगे। अच्छा हुआ मैंने पहले ही बेच दिया, मैंने जवाब दिया। मेरे हबी कितने कमाल हैं, वेंजे ने तुरंत जवाब दिया। ओ माय गॉड, मेरे हस्बैंड इतने समझदार कैसे हैं? किसेस। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मुझे मानना पड़ेगा कि मिस वेन को खुश करना बहुत अच्छे से आता था, लेकिन जहां तक पैसे की बात थी मैं उनसे मुकाबला नहीं कर सकता था। वह एक ऐसी शुगर मॉमी थी जो आराम से अरबों रुपए खर्च कर सकती थी, और मैं तो बस थोड़े से पैसे वाला एक छोटा मोटा बॉस था। हे, मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। अब से मैं अपनी शुगर मॉमी के भरोसे ही रहूंगा। मैंने मजाक किया तो वेंजे ने एक हंसते हुए इमोजी के साथ जवाब दिया। लेकिन शुगर मॉमीज को बदले में कुछ चाहिए भी होता है, पता है ना? मैंने मुस्कुराते हुए टाइप किया। तुम्हें बदले में क्या चाहिए? क्या मैं तुम्हें एक किस दे दूं? किस तो चाहिए ही, लेकिन मुझे तुम्हारे एब्स भी देखने हैं, वेंजे ने जवाब दिया, और मैंने हैरानी से अपनी आईब्राउ उठाई। वैसे मैं हमेशा से ही वर्कआउट करता आ रहा था। हाँ, मेरे पास एब्स तो थे, लेकिन मेरा शरीर दिखावे के लिए नहीं, असली ताकत के लिए बना था। उन लोगों की तरह नहीं जो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए ट्रेनिंग करते हैं। ये लड़कियों को बहुत पसंद आता है, तुम्हें पता है ना? क्या सच में ऐसा है? ऐसे काम नहीं चलेगा। मैंने जानबूझकर उसे सस्पेंस में रखा ताकि कोई मेरी फोटोज का गलत इस्तेमाल ना कर सके। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, वेंजे ने तुरंत जवाब दिया। मैं काम के बाद मिलकर ही उन्हें टच कर लूंगी। मुझे फोटोज देखने की क्या जरूरत है? उसकी इस बेचैन आवाज ने मुझे जोर से हंसने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, पहले मैं तुम्हें लेने आता हूँ। काम खत्म होने के बाद मैं ठीक टाइम पर उसकी कंपनी के नीचे पहुंच गया। जैसे ही मैं गाड़ी से बाहर निकला, तभी जीई सीधा आकर मुझसे लिपट गई। उसके हाथ हर जगह घूम रहे थे। मैंने मजबूरी से उसकी तरफ देखा। क्या तुम थोड़ा सब्र नहीं कर सकती? तब जीई ने ऊपर देखा और मुझे घूरा और पूरे हक से बोली, बिल्कुल नहीं, अब मेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी है। मैं जो चाहूं वह कर सकती हूँ। यह औरत सच में बहुत बेबाक है, लेकिन यह एहसास बिल्कुल भी बुरा नहीं है। सु मुयुन का ऑर्डर मिलने के बाद स्टाफ ने तुरंत जांग इचन से कांटेक्ट किया। जब जांग इचन को कॉल आई तो वह हैरान रह गया। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी कुछ दिन पहले तक किसी को परवाह नहीं थी, अब कोई उसमें जल्दी से पैसे लगाने के लिए तैयार था। मुझे माफ कीजिए, लेकिन अभी हम सच में कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट लेने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जांग इचन की आवाज नर्म थी, लेकिन उसमें मजबूती थी। स्टाफ ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि उन्हें मना कर दिया जाएगा, और उन्होंने पूछा, हम 100 मिलियन इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, वह भी सिर्फ 5% शेयर्स के बदले। इसके साथ ही हम कंपनी के कामकाज में कोई दखल नहीं देंगे। चलाने का पूरा हक से आपके पास ही रहेगा। हम सिर्फ अपना मुनाफे का हिस्सा लेंगे। जांग इचन सोच में पड़ गया। ये शर्तें इतनी अच्छी थीं कि यकीन करना मुश्किल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दुनिया में कोई इतना बड़ा दिल वाला इन्वेस्टर कैसे हो सकता है। लेकिन मैं अच्छे से जानता था सु मुयुन को। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इस 100 मिलियन से कोई फायदा होगा या नहीं। उसे तो बस मुझसे मिलने का एक मौका चाहिए था। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, स्टाफ ने जोर देते हुए कहा। जांग इचन ने थोड़ी देर सोचा। हालांकि जो पैसे मैंने दिए थे वह अभी के मार्केटिंग प्लान के लिए काफी थे, लेकिन इस एक्स्ट्रा 100 मिलियन के साथ वह बहुत बड़े लेवल पर मार्केटिंग कैंपेन शुरू कर सकते थे, और इसके नतीजे और भी अच्छे होते। जांग इचन कुछ सेकंड्स के लिए हिचकिचाया और फिर उसने हाँ में सिर हिलाया। ठीक है, चलिए कॉन्ट्रैक्ट की बातों पर बात करते हैं। जल्दी ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। स्टाफ वापस ऑफिस आया और उसने सु मुयुन को रिपोर्ट दी। द चेयरमैन, सामने वाले ने हमारा इन्वेस्टमेंट स्वीकार कर लिया है। कॉन्ट्रैक्ट तैयार है। सु मुयुन ने बिना किसी दिलचस्पी के जवाब दिया। स्टाफ ने हिम्मत जुटाई और उसकी तरफ देखा। चेयरमैन, क्या आपने इस कंपनी में ब्रदर शेन के लिए इन्वेस्ट किया है?
कुछ देर के लिए वहां बिल्कुल खामोशी छा गई। सुमुयुन ने गुस्से से ऊपर देखा। बाहर जाओ, जब वे आईं तो उन्हें सीधा मेरे ऑफिस में लेकर आना। सुमुयुन ने इस बात से इनकार नहीं किया। दरवाजा बंद होने के बाद वह अपनी चेयर पर पीछे हो गई, छत की तरफ देखने लगी और धीरे से बोली, अगर वह ना होता तो मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करती? शेन यांगसी, काश तुम अभी भी मेरे साथ होते। जब जांग इचन कंपनी पहुंचा तो लिन जियांग वहां बाहर ही था। उसे देखकर उसे पहले ही पता चल चुका था कि सू मुयुन ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है 100 मिलियन, वह भी बहुत ही आसान शर्तों पर। उसे तुरंत समझ आ गया कि सू मुयुन का निशाना शेन यांगसी है। लिन जियांग ने अपनी मुट्ठी भींची। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। जो पैसे सू मुयुन ने उसे दिए थे वह कुल मिलाकर सिर्फ कुछ मिलियन ही थे, लेकिन अब शेन यांगसी के लिए उसने आराम से 100 मिलियन दे दिए। क्यों? ये मेरे लिए क्यों नहीं था? कॉन्फ्रेंस रूम में दोनों के कॉन्ट्रैक्ट साइन करते ही उनकी पार्टनरशिप पक्की हो गई। पैसे 1 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएंगे। सू मुयुन की आवाज बिल्कुल शांत थी। जांग इचन ने सिर हिलाया। शुक्रिया चेयरमैन सू। वह थोड़ा रुका और उसने हैरानी से पूछा, सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आया, आप बिजनेस की दुनिया में इतनी बड़ी हस्ती हैं, आपने इतने सारे पैसे क्यों लगाए, वह भी ऐसी आम शर्तों पर? सू मुयुन धीरे से मुस्कुराई। मुझे आपकी कंपनी से कोई मतलब नहीं है और ना ही मुझे इस 100 मिलियन की परवाह है। मैं तो कुछ और ही चाहती हूँ। जांग इचन को अचानक उन अफवाहों की याद आई जो उसने हाल ही में सुनी थी। ऐसा लगता था कि शेन यांगशी ही इस इन्वेस्टमेंट की असली वजह था। उसे थोड़ी जलन महसूस हुई। मैं समझ गया, जांग इचन मुस्कुराया, लेकिन आप बेफिक्र रहिए। मैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा जिम्मेदार रहता हूँ। यह बात मिस्टर शेन के लिए भी सच है और आपके लिए भी। मुझे ऐसी ही उम्मीद है। सू मुयुन की आवाज बिल्कुल सपाट थी, जिसमें उसके जज्बात छुपे हुए थे। जांग इचन को विदा करने के बाद सू मुयान ने अपनी मुट्ठी बंद की। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। इस खबर को सब जगह फैलने दो, उसने अपने असिस्टेंट से कहा। मेरा आदमी हमेशा मेरा ही रहेगा, वह उसे मुझसे कभी नहीं छीन सकती। यह खबर जल्दी ही फैल गई। सू मुयान के गेमिंग कंपनी में इन्वेस्ट करने की खबर पूरे बिजनेस वर्ल्ड में आग की तरह फैल गई। लिन जियांग को भी यह खबर मिली। उसने पूरे दिन अपने गुस्से को रोक कर रखा और आखिरकार वह गुस्से में सू मुयान के ऑफिस में घुस गया। मुयान, सू मुयान ने उसकी तरफ देखा। उसके दिल में नफरत पैदा हो गई। यह आदमी उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था, अपनी बेचारी शक्ल दिखाकर हमदर्दी पाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन शेन यांगशी कभी ऐसा नहीं था। चाहे उसे कितना भी दुख मिला हो या उसे इग्नोर किया गया हो, उसने कभी खुद को गिरने नहीं दिया। वह बस चुपचाप पीछे हट गया और चला गया। इस बात ने अचानक उसे एहसास दिलाया कि उस वक्त लिन जियांग को चुनना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अगर कुछ कहना है तो कहो, सू मुयान ने ठंडे ढंग से कहा। लिन जियांग ने अपनी नाक सिकोड़ी। उसकी आंखें लाल थीं। क्या आपके दिल में अभी भी शेन भाई के लिए जगह है? सू मुयान ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने उसकी तरफ देखा और अचानक बोली, लिन जियांग, तुम्हें क्या लगता है कौन सी पोस्ट तुम्हारे लिए सही है? सेक्रेटरी की। और क्या? लिन जियांग हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि उसके कहने का क्या मतलब है। सू मुयान मुस्कुराई। उसका तरीका बिल्कुल आम था। तुम्हारी सैलरी पहले जैसी ही रहेगी, लेकिन तुम्हारी पोस्ट को बदलना पड़ेगा। लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में जाओ। लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट? लिन जियांग का दिमाग सुन्न हो गया, जैसे कोई धमाका हुआ हो। लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट कंपनी का सबसे निचला हिस्सा था, जिसका काम बस ऑफिस का सामान खरीदना था। वहां होने या न होने का कोई मतलब नहीं था। अगर वह वहां गया तो वह पूरी तरह से मौका खो देगा सू मुयान से बात करने का। मुयान, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे लॉजिस्टिक्स में मत भेजो प्लीज, उसने गिड़गिड़ा कर कहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लिन जियांग, जाओ। सू मुयान का चेहरा बिल्कुल शांत था। नहीं तो मैं गारंटी देती हूँ कि तुम इस कंपनी में भी नहीं रह पाओगे। लिन जियांग वहीं जम गया। एक धमकी। यह एक धमकी थी। पहले तो सू मुयान ने उससे कभी इस तरह बात नहीं की थी। लिन जियांग का चेहरा पीला पड़ गया। उसे आखिरकार समझ आ गया कि उसे पूरी तरह छोड़ दिया गया है। जब लिन जियांग अपना सामान पैक कर रहा था तो ऑफिस के बाकी लोगों की आंखों में खुशी थी। यह आदमी चेयरमैन की मदद के दम पर सब पर अपना रोब जमाता था। अब आखिरकार उसे उसके किए की सजा मिल रही थी। लेकिन वे लोग भी बेवकूफ नहीं थे। भले ही वे अंदर से खुश थे, पर किसी ने भी इसे बाहर दिखाने की हिम्मत नहीं की। क्या पता अगर वह किसी दिन वापस ताकत में आ जाए। लेकिन लिन जियांग अपने दिल में जानता था कि उसे वापस आने का मौका कभी नहीं मिलेगा। अपना बॉक्स हाथ में पकड़े हुए उसने गुस्से से सू मुयान के ऑफिस की तरफ देखा और दांत पीसते हुए बड़बड़ाया, शेन यांगशी, मैं तुम्हें आराम से नहीं जीने दूंगा। इसी बीच सू मुयान का फोन बजा। सोंग शिरेन का फोन देखकर वह सीधी बैठ गई और फोन उठाया। अरे, ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम वेंजी के खिलाफ जंग शुरू करने वाली हो? मैं किसी भी हाल में उसे शेन यांगशी को नहीं लेने दूंगी। सू मुयान की आवाज बिल्कुल ठंडी थी, जिसमें साफ फैसला दिख रहा था। फोन के दूसरी तरफ से सोंग शिरेन ने एक ठंडी सांस भरी। अगर तुम्हें पता था कि ऐसा होगा तो पहले ऐसा किया ही क्यों? और लिन जियांग का क्या हुआ? उसने आम ढंग से पूछा। मैंने उसे पहले ही लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में भेज दिया है। सू मुयान की आवाज में कोई परवाह नहीं थी, जैसे उसने किसी मामूली मच्छर को भगा दिया हो। सोंग शिरेन ने अपना सिर हिलाया।
ठीक है। मुझे लगता है कि शेनयंशी को भी अब तक पता चल गया होगा। सच में, मुझे पहले ही पता चल गया था और यह खबर मुझे वेंजी से मिली थी। हबी, फोन पर वेंजी की आवाज बहुत मीठी और नखरे वाली थी। वह जानबूझकर बेचारी बनने का नाटक कर रही थी। आपकी पुरानी बॉस मुझे परेशान कर रही है। वाह, मुझे अपने हबी से एक किस चाहिए। अगर हबी ने किस नहीं किया तो मैं उदास हो जाऊंगी। उसने सू मुयन की इस बात को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। सच तो यह है कि वह थोड़ी एक्साइटेड भी थी। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। तुम्हें अभी किस चाहिए? हाँ हाँ बिल्कुल, वेंजी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा। क्या आप मेरी कंपनी आना चाहेंगे? एक छोटी सी बात बता दूं, आज दोपहर को मेरे पास कोई काम नहीं है और कंपनी में एक आराम करने का कमरा भी है। बस मुझे यह नहीं पता कि क्या कोई आने के लिए तैयार है। कोई? मैंने अपनी आईब्राव उठाकर पूछा। मेरा नाम ही ले लेती। ठीक है फिर, क्या मिस्टर शेनयंशी तैयार हैं? मुझे अपना थोड़ा वक्त देने के लिए। मैं धीरे से मुस्कुराया। बस अभी आया। इस औरत ने सच में मुझे पूरी तरह अपनी उंगलियों पर नचा रखा है। मैंने फोन रखा और अपना सिर हिलाया। सुमुयुन पागल है। सिर्फ 5% शेयर्स के लिए 100 मिलियन और काम में कोई दखल भी नहीं। उसे ऐसा क्यों लगता है कि मैं कभी वापस देखूंगा? एक बार जब कुछ बातें हो जाती हैं तो उन्हें ऐसा नहीं माना जा सकता जैसे वे कभी हुई ही नहीं। लेकिन मेरे पास अभी उसकी परवाह करने का वक्त नहीं है, जब जीई सबसे जरूरी है। जैसे ही मैं बाहर निकलने वाला था, अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने फोन की तरफ देखा। मुझे लगा सू मुयुन का फोन होगा, लेकिन हैरत की बात थी कि वह किसी और दोस्त का फोन था। मैं मुस्कुराया और मजाक किया। अगर मुझे सही याद है तो तुम्हें तो इस वक्त मालदीव्स में छुट्टियां मनानी चाहिए, है ना? क्या तुम्हारे आसपास की सुंदर लड़कियों का जादू खत्म हो गया है? मुझे फोन करने का मतलब है कि कोई बहुत जरूरी बात है। दूसरी तरफ से आलसी आवाज आई। अभी अभी खबर मिली है, शंघाई में लिंग काउंटी को मिलाने का प्रपोजल पास हो गया है। इसका ऐलान अगले साल तक हर हाल में हो जाएगा और वह जो तुमने लिंग काउंटी में 9,000 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीदी थी, उसकी अब बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। मेरे जल्द ही बिलियनर बनने वाले दोस्त, क्या तुम खुश हो? मैं एक पल के लिए रुक गया, फिर मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। उस वक्त मैंने अंदाजा लगाया था कि शंघाई नया डेवलपमेंट जोन बनाने के लिए लिंग काउंटी को अपने साथ मिला सकता है। इसलिए मैंने सस्ती कीमत पर 9,000 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीद ली थी। दिखाने के लिए मैंने एक फूलों की कंपनी शुरू की, लेकिन सच तो यह है कि मैं इसी मौके का इंतजार कर रहा था। उस वक्त लिंग काउंटी की इकोनॉमी बहुत पीछे थी और जमीन की कीमतें बहुत ही सस्ती थीं। मैंने ये जमीन 200 मिलियन से भी कम में खरीदी थी। बहुत से लोगों को लगा कि मैं पागल हूँ, जो लगभग 200 मिलियन डॉलर खर्च कर रहा हूँ ऐसी जमीन खरीदने के लिए जिसकी कोई कीमत ही नहीं थी। लेकिन बुरे से बुरे वक्त में भी मेरा कोई नुकसान नहीं होता। सिर्फ फूल बेचकर ही साल में 8 मिलियन डॉलर का फायदा हो जाता था। क्या ये पक्का है? मैंने पूछा। हाँ पक्का है, दूसरी तरफ से हंसते हुए आवाज आई। अगले कुछ दिनों में बहुत से खरीदार तुमसे इस जमीन को खरीदने के लिए बात करने आएंगे। तुम पहले ही सोच लो कि तुम्हें कितनी कीमत मांगनी है। मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। दूसरी तरफ से थोड़ी उदास आवाज आई। उस वक्त तुमने मुझे भी अपने साथ पैसे लगाने को कहा था और मैं तुम पर हंसा था। अब देखो, मैंने कितना बड़ा मौका गंवा दिया। मैं धीरे से मुस्कुराया। अगर हम 3 साल पीछे भी चले जाएं तब भी तुम इसे नहीं खरीदते। तुम सही कह रहे हो। दूसरी तरफ से एक ठंडी सांस आई। ठीक है, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। जब तुम बिलियनर बन जाओगे तो मुझे खाना खिलाना मत भूलना। फोन रखने के बाद मैं सीधा गाड़ी चलाकर वेंजिए की कंपनी गया। इसी बीच जिस आदमी को मुझ पर नजर रखने के लिए लगाया गया था, उसने यह खबर सुमुयुन को दे दी थी। सुमुयुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया जब उसे पता चला कि वेंजिए यी को उसके इन्वेस्टमेंट के बारे में पहले ही पता चल गया होगा। और इस बार शेनयंशी को बुलाने का मतलब सिर्फ उसे यह बताना था कि शेनयंशी अब मेरा है और अब तुमसे उसका कोई लेना देना नहीं है। ये लड़की सच में। सुमुयुन की आवाज बहुत ठंडी थी। उसने गुस्से में टेबल के कोने को जोर से पकड़ लिया। उस पर नजर रखो। कुछ भी हो मुझे तुरंत बताओ। जी हाँ, कंपनी के लाउंज में। वेंजिए यी मेरी गोद में बैठी हुई थी। हबी, उसने जानबूझकर नखरे दिखाते हुए कहा। उसकी आंखें दिलकश थीं। मैंने धीरे से उसकी कमर को छुआ। पागल लड़की, मेरी इतनी याद आ रही थी। वेंजिए नखरे से मुस्कुराई और उसने अपने हाथ मेरे गले में डाल दिए। क्या तुम्हारी पुरानी बॉस ने तुम्हें परेशान किया? यह कहने के बाद वह थोड़ा आगे बढ़ी और मेरे होठों के पास एक प्यारा सा किस किया। उसकी आंखों में प्यार और थोड़ी शरारत थी। फिक्र मत करो, मैंने धीरे से कहा। मेरा और उसका रिश्ता अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। मुझे पता है। वह मुस्कुराते हुए मेरे कंधे पर झुक गई। मुझे गले लगाओ। वह बड़े प्यार से मेरी खुशबू को महसूस करने लगी, बिल्कुल एक प्यारी सी बिल्ली के बच्चे की तरह। खिड़की से धूप हम दोनों पर आ रही थी, जो बहुत ही सुकून दे रही थी। यह एहसास सच में बहुत प्यारा था। तभी अचानक वेंजे का फोन बजा। उसने फोन उठाया और कुछ देर तक बात सुनी और उसके चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। मैं समझ गई, मैं ऊपर आ रही हूँ। वेंजे तुरंत बदल गई और फिर से एक गुस्से वाली और ताकतवर बिजनेसवुमन बन गई। क्या हुआ? मैंने पूछा। अभी अभी खबर मिली है, शंघाई में लिंग काउंटी को मिलाने का प्रपोजल। वह मीटिंग में पास हो गया है। इसका ऐलान कल शाम 7 बजे तक हर हाल में हो जाएगा। मैंने अपनी आईब्राव उठाई और मुस्कुराया।
लेकिन मुझे याद है तुम्हारी कंपनी रियल एस्टेट में पैसे नहीं लगाती है ना? वेंजिए ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, हम नहीं लगाते। मैं तो बस हैरान हो रही हूँ। मुझे लगता है कि इस बदलाव से बहुत से लोग जल्द ही बिलियनर बनने वाले हैं। सही कहा। जैसे कि मैंने वेंजिए की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा। वेंजिए ने मुझे हैरानी से देखा। इसका तुमसे क्या लेना देना? मैं आराम से मुस्कुराया। 3 साल पहले मैंने वहां फूल उगाने के लिए 9,000 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीदी थी। मैं तो पहले बस एक छोटा सा बिजनेस चलाना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। वेंजिए हैरान रह गई। तुमने इसे 3 साल पहले खरीदा था? हाँ, मैंने अपने कंधे उचकाए। मैं तो बस उस वक्त कोशिश कर रहा था। जब जी ने मुझे देखा, उसकी नजर में अजीब से जज्बात थे। तुम्हारी आगे की सोच सच में बहुत तेज है। मैं बिना कुछ बोले मुस्कुराया। वेंजिए ने एक ठंडी सांस ली। इस बार तुम बहुत सारे पैसे कमाने वाले हो, है ना? शायद 35 बिलियन के आसपास। वेंजिए की आंखें थोड़ी बड़ी हो गईं। एक बार फिर से कहना, 35 बिलियन थोड़ा कम या ज्यादा? मैंने यह आम बात की तरह कहा। वेंजुई ने मुझे एक पल के लिए खाली नजरों से देखा, फिर वह अचानक हंस पड़ी। अगर ऐसी बात है, तो अब से मैं खाने पीने के लिए अपने पति पर ही भरोसा कर सकती हूँ। उसी वक्त सू मुयन अभी भी अपने ऑफिस में थी। उसका चेहरा हर मिनट गुस्से से खराब होता जा रहा था। इस बार उसने जंग का ऐलान कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ वाले ने बस शेन यान्सी को बुला लिया। कौन जाने वह दोनों क्या कर रहे थे? क्या वह अभी तक बाहर नहीं आया? सू मुयुन ने अपने पास खड़े स्टाफ के बंदे को देखा और बहुत ठंडी आवाज में बोली। उसका काम करने वाला थोड़ा कांप रहा था। उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। चेयरमैन, मिस्टर शेन अभी तक नहीं गए हैं। सुमोन ने अचानक एक अजीब हंसी हंस दी। उसके नाखून उसकी हथेलियों में धंस गए थे। वेंजिए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी बेरहम निकलोगी। ठीक है, देखते हैं कि आखिर में कौन जीतता है। जबकि सू मुयुआन का दिमाग खराब हो रहा था, वेंजिए मेरी बाहों में आराम से लेटी हुई थी और बहुत खुश थी। उसने धीरे से मेरी गर्दन पर काटा और बीच बीच में किस कर रही थी, जैसे वह अपना हक जता रही हो। मेरी गर्दन पर अब तुम्हारी लार लग गई है, मैंने मजबूरी में कहा। वेंजिए का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने गुस्से से सांस ली। मेरी लार से मीठी खुशबू आती है। अगर यकीन नहीं है तो चख कर देख लो। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, उसने खुद आगे बढ़कर मुझे बिस्तर पर गिरा दिया और मुझे किस करने के लिए नीचे झुकी। उसके होंठ थोड़े ठंडे थे, नरम और गीले, थोड़े से जोर के साथ, जैसे उसने मुझ पर अपना निशान छोड़ने की ठान ली हो। जैसे ही माहौल गर्म होने लगा, मेरा फोन अचानक बज उठा। मैंने ठंडी सांस ली और फोन उठाया। एक अनजान नंबर था। हेलो? दूसरी तरफ से एक भारी और मजबूत मर्दाना आवाज आई। हेलो, क्या आप मिस्टर शेन हैं? मैं गु मिंग्युअन हूँ, जियामिंग रियल एस्टेट का चेयरमैन। मैं थोड़ा हैरान रह गया। देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी, 3.79 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू वाली एक बहुत बड़ी कंपनी और देश का सबसे अमीर आदमी। ये आदमी मुझे खुद फोन क्यों कर रहा था? मैंने थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लिया कि वह क्यों फोन कर रहा है। चेयरमैन गु, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मिस्टर शेन, आपने शंघाई के बारे में खबर तो सुन ही ली होगी। वह लिंग काउंटी को अपने साथ मिला रहा है ना? गु मिंग्युआन बिना किसी जल्दी के आराम से बोल रहा था। हमारी जियामिंग रियल एस्टेट लेन काउंटी के रियल एस्टेट में पैसा लगाना चाहती है। हम उस जमीन के बारे में बात करना चाहते हैं जो आपके पास है। उसके कहने का मतलब साफ था, जब तक आप बेचने को तैयार हैं, पैसे की कोई बात नहीं है। चेयरमैन गु सच में बहुत बड़े दिल वाले हैं। मैं मुस्कुराया। मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या कीमत देने को तैयार हैं। जू मिंग्युआन ने एक पल के लिए सोचा। 40 बिलियन से शुरू करते हैं। उसकी आवाज में भरोसा था। जियामिंग रियल एस्टेट के पास बहुत पैसा है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 3 दिन के अंदर पेमेंट कर दी जाएगी। अगर आप खुश नहीं हैं, तो हम मिलकर पूरी बात कर सकते हैं। 40 बिलियन डॉलर कोई छोटी रकम नहीं थी, लेकिन मुझे यह भी पता था कि जियामिंग रियल एस्टेट के पैसे के लेन देन में हाल ही में कुछ परेशानी आई थी। वह जमीन खरीदकर पैसा जुटाना चाहते थे और मार्केट में अपना भरोसा बनाए रखना चाहते थे। शायद अगले 5 साल के लिए अपने पैसे के बचाव पर दांव लगा रहे थे। चेयरमैन गु, मैं बिजनेस में जल्दी काम करने को पसंद करता हूँ। मेरी आवाज शांत थी। पैसा 3 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। ये बात कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होनी चाहिए। मैं थोड़ा रुका और आगे कहा, साइन करने वाले दिन ही आपको 3 बिलियन कैश देने होंगे। अगर पूरा पैसा 3 दिन के अंदर नहीं आया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और वह 3 बिलियन मेरे हो जाएंगे। फोन की दूसरी तरफ कुछ सेकंड्स के लिए खामोशी छा गई। फिर गु मिंग्युआन जोर से हंस पड़ा। साफ बात है, कोई परेशानी नहीं है। तो कल सुबह 9 बजे शंघाई में आप कोई भी जगह चुन सकते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में एड्रेस भेज दूंगा। फिर कल मिलते हैं। फोन रखने के बाद वेंजिए ने मुझे हैरानी से देखा। 40 बिलियन? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वेंजिए ने एक पल के लिए सोचा। उसके होंठ थोड़े से मुस्कुराए। अगर मैं तुम्हारी जगह होती, तो मैं इसकी कीमत 55 बिलियन डॉलर कर देती। यह सुनकर मैंने थोड़ी अपनी भौहें सिकोड़ी। क्यों? जब वेंजिए ने मेरे कंधे पर अपना सिर रखा, उसकी आवाज बिल्कुल आरामदेह थी। जिमिंग रियल एस्टेट को हाल ही में पैसे की थोड़ी दिक्कत चल रही है। उन्हें अगले 5 साल के लिए सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत है। तुम्हारी जमीन सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि मार्केट में उनका भरोसा बनाए रखने का एक बड़ा जरिया है। इसलिए तुम चाहे जितने भी पैसे मांगो, वे किसी तरह भी तुम्हारी बात मान जाएंगे। मैं कुछ सेकंड्स के लिए चुप रहा और फिर मुस्कुराया।
मिस वेन सच में बिजनेस में बहुत तेज हैं। बिल्कुल। वेनजे ने गर्व से अपना सिर उठाया। मेरे पति का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। वह अचानक सीधी बैठ गई और सीरियस होकर बोली, कल की मीटिंग के लिए मैं तुम्हारे साथ अपनी कंपनी के लॉयर्स को भेजूंगी। तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हो? तभी जी ने आगे बढ़कर मेरी ठोड़ी को पकड़ा और चालाकी से मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि बिल्कुल मैं तुम्हारी औरत हूँ। दूसरी तरफ सु मुयन को भी जल्दी ही खबर मिल गई जब उसे पता चला कि मैंने 3 साल पहले लिंग काउंटी में सस्ते दाम पर जमीन खरीदी थी और अब मैं उसे बहुत बड़े दाम पर बेचने वाला था। उसका चेहरा अचानक से उतर गया। उसका अंदाजा इतना सही कैसे हो सकता है? सोंग शुरेन उसके सामने बैठा था और उसने अपने कंधे उचकाए। सच कहूं तो मुझे लगता है कि शेन यान्सी हम सबसे ज्यादा समझदार है। सु मुयान ने अपने सामने रखा वाइन ग्लास उठाया और एक ही बार में पी गई। कुछ महीने पहले तक मैं उसकी कंपनी में एक एम्प्लॉई था जिसे साल के $1 मिलियन मिलते थे। उसे लगता था कि अगर मैं उसे छोड़ दूंगा तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब मैंने न सिर्फ सब कुछ बदल दिया है, बल्कि मैं शंघाई के सबसे बड़े लोगों के बराबर खड़ा हूं। अगर तुम्हें पता होता कि ऐसा होगा तो तुमने पहले ऐसा किया ही क्यों? सोंग शुरेन ने धीरे से आह भरी। उस रात जब मैं घर पहुंचा, वेंजे के हाथ में 2 बैग्स थे। वह खुशी से भागती हुई मेरे पास आई। अभी देखो, मैंने हम दोनों के लिए एक जैसे पजामास खरीदे हैं। मैंने नीचे देखा, एक डायनासोर वाला था और एक खरगोश वाला। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं ये पहनूं? मेरा चेहरा अजीब सा बन गया। बिल्कुल। वेंजे ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे। उसकी आवाज ऐसी थी कि मैं मना नहीं कर सकता था। जल्दी से इसे पहन लो, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। मैं उससे जीत नहीं सकता था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने हरे रंग का डायनासोर पजामा पहन लिया। उसने खरगोश वाला पजामा पहना, सफेद और नर्म। वह बहुत ही प्यारी लग रही थी। वेंजे मेरे पास आई। हबी, चलो एक फोटो लेते हैं और इसे मोमेंट्स पर पोस्ट करते हैं। मैं मुस्कुराया। हाँ बिल्कुल। वेंजे ने अपना फोन उठाया, मेरे पास आई और कुछ फोटोज खींचे। उसने सबसे प्यारी फोटो चुनी और उसे अपने मोमेंट्स पर पोस्ट कर दिया। मैंने भी वही फोटो अपने अकाउंट पे पोस्ट कर दी। कमेंट सेक्शन में अचानक से ढेरों कमेंट्स आने लगे। बहुत सारे लाइक्स आने लगे। सब लोग लिख रहे थे कि कितने प्यारे हैं और कितनी अच्छी जोड़ी है। इसी बीच बिल्डिंग के बाहर सुमुयन ने ऊपर उस जानी पहचानी खिड़की की तरफ देखा। वह जानती थी कि उस खिड़की के पीछे कभी वह आदमी रहता था जिसे वह सबसे अच्छे से जानती थी। अब उस खिड़की से आने वाली रोशनी गर्म थी, जिसमें 2 लोगों की परछाई दिख रही थी। उसका फोन बजा। उसने शेन यान्सी के मोमेंट्स को देखा। उसने फोटो पर क्लिक किया। फोटो में मैं और वेनजिए एक जैसे पजामास पहने हुए थे और एक दूसरे के सहारे खड़े थे। दोनों बहुत खुश और प्यारी मुस्कान के साथ दिख रहे थे। सुमुयान की उंगलियां रुक गईं। सालों पहले की यादें अचानक उसके दिमाग में आने लगीं। यह हमारा साथ में पहला साल था, जब मुझे मेरी पहली सैलरी मिली थी। तो मैंने खुशी खुशी एक जैसे कपड़े खरीदे थे ताकि हम दोनों उन्हें पहन सकें। लेकिन उसका रिएक्शन, उसने उन्हें सीधा कचरे के डिब्बे में फेंक दिया और गुस्से से मुझसे कहा, ऐसा कचरा दोबारा घर मत लाना। सुमुयन को लगता था कि मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा, चाहे वह मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे। मैं कभी उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन अब उसे समझ आ गया है, जो आदमी पहले सिर्फ उसके आसपास घूमता था, वह अब उसकी जिंदगी से पूरी तरह जा चुका है और अब वह कभी वापस नहीं आएगा। अगली सुबह जल्दी मैंने एक अच्छा सूट पहना, आईने के सामने खड़ा होकर अपना कॉलर ठीक किया। मैं कैसा लग रहा हूं? मैंने सोफा पर बैठी वेंजिए की तरफ देखा। वेंजिए ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में थोड़ी हैरानी दिखी। फिर उसने खुद को संभाला और मजाक में कहा, बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। अच्छा है कि गोमिंग युआन एक लड़का है, नहीं तो मुझे चिंता होने लगती। मैं मुस्कुराया, उसके पास गया और उसके गाल को पकड़ा। चिंता मत करो, चाहे कोई अमीर औरत ही क्यों ना हो, मैं सिर्फ अपनी प्यारी पत्नी से ही प्यार करूंगा। वेंजिए का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने मुझे धीरे से धक्का दिया। हमारी अभी शादी नहीं हुई है। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं। मुझे ऐसे मत बुलाओ। या फिर कोई शादी ही नहीं करना चाहता। मैंने झूठ मूठ का हैरान होने का नाटक किया और उसे जानबूझकर परेशान करने लगा। तुम्हें तो बस मुझे परेशान करना आता है। जब जीई ने धीरे से हफ किया, लेकिन उसकी आंखों में बहुत प्यार था। ठीक उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। जब जीई उसे खोलने के लिए उठी, लीगल टीम के 3 लोग अंदर आए। मैंने पहले भी इन लोगों के साथ काम किया था। पहले हम एक दूसरे के खिलाफ थे, लेकिन अब हम साथी थे। मिस्टर शेन, उन्होंने धीरे से अपना सिर हिलाया। मैं मुस्कुराया और उनसे थोड़ी हाल चाल पूछा। फिर हम सीधा काम की बात पर आ गए। हमने आज की डील के लिए अपनी पूरी प्लानिंग पर अच्छे से बात की। हमारा टारगेट प्राइस कम से कम $52 बिलियन था। अगर बातचीत अच्छे से चली तो हम आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे और पैसे 3 दिन के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। हमारी टीम तय किए गए बिजनेस रेस्टोरेंट में पहुंच गई। यहाँ का खाना ठीक ठाक ही था, लेकिन यहाँ का माहौल बिजनेस की बातचीत के लिए बिल्कुल सही था। ऐसी अफवाह थी कि इस जगह का मालिक कोई बहुत बड़ा आदमी है। हमारे बैठने के थोड़ी ही देर बाद गू मिंग्युआन वहां पहुंच गया। मिस्टर शेन, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। चेयरमैन गू, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। हमने हाथ मिलाया और एक दूसरे का हाल चाल पूछा। उसने मेरी टीम की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक तेज चमक थी। वह अच्छे से जानता था कि वेंजिए की लीगल टीम के होते हुए आज की डील आसान नहीं होने वाली।
थोड़ी देर की बातों के बाद आज की डील ऑफिशियली शुरू हो गई। ग्यू मिंगयुआन ने सीधा काम की बात की। मिस्टर शेन, हम $40 बिलियन देने को तैयार हैं। मुझे लगता है जब कल हमारी फोन पर बात हुई थी तो मैंने आपको यह पहले ही बता दिया था। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि इस कीमत पर आपका क्या कहना है। मैं अपनी कुर्सी पर पीछे होकर बैठा और धीरे से हंसा। चेयरमैन गू, हमारा टारगेट प्राइस $60 बिलियन है। गू मिंगयुआन की आंखें थोड़ी गंभीर हो गईं। मुझे लगता है यह कीमत थोड़ी ज्यादा है। मुझे नहीं लगता, मैंने बिना डरे आराम से जवाब दिया। भले ही यह जमीन शहर के बीच में नहीं है, लेकिन यह मैजिक सिटी से ज्यादा दूर भी नहीं है। और इस डेवलपमेंट जोन में होने वाला इन्वेस्टमेंट ट्रिलियंस में है। एक बार जब यह शुरू हो गया तो यह जगह मैजिक सिटी का आने वाले वक्त में नया बिजनेस हब बन जाएगी। बहुत सारी बड़ी कंपनीज यहाँ काम करने के लिए आएंगी। आप सिर्फ एक जमीन नहीं खरीद रहे हैं, आप इसका आने वाला फायदा खरीद रहे हैं। गू मिंगयुआन कुछ सेकंड्स के लिए खामोश हो गया, फिर वह हंसा। मिस्टर शेन, आपकी डील करने का तरीका सच में उतना ही तेज है जितना मैंने सुना था। आप तो मेरी तारीफ कर रहे हैं चेयरमैन गू। मैंने उसकी तरफ देखा। डील की असली बातचीत अब शुरू हो चुकी थी। गू मिंगयुआन की टीम और मेरी लीगल टीम एक दूसरे से दिमागर की लड़ाई लड़ने लगे। पहले उसने जमीन की जगह की कमियां बताई ताकि कीमत को कम किया जा सके। मेरी लीगल टीम ने जमीन के फायदे बताना शुरू कर दिए और यह दिखाया कि आने वाले वक्त में इसकी कीमत कितनी बढ़ेगी। उन्होंने हर कदम पर उस पर दबाव बनाए रखा। 2 घंटे की बहस के बाद आखिरकार हम $52 बिलियन की कीमत पर मान गए और पूरा पैसा 3 दिन के अंदर ट्रांसफर होना था। ग्यू मिंगयुआन ने मुस्कुराते हुए अपना ग्लास उठाया। मिस्टर शेन, आपके साथ बिजनेस करके बहुत अच्छा लगा। मैंने उससे अपना ग्लास मिलाया और एक बार में ही अपनी ड्रिंक पी गया। डील ऑफिशियली पक्की हो गई थी। लीगल टीम ने कॉन्ट्रैक्ट को बार बार चेक किया ताकि पैसे मिलने में और कॉन्ट्रैक्ट टूटने की शर्तों में कोई गलती न हो। कृपया इसे एक बार देख लीजिए। लॉयर ने कॉन्ट्रैक्ट मेरे और गू मिंगयुआन के हाथ में दे दिया। मैंने जल्दी से उसे ऊपर ऊपर से पढ़ा। सब कुछ सही देखने के बाद मैंने अपना साइन कर दिया। दूसरी तरफ से उन्होंने भी साइन कर दिए। 15 मिनट्स बाद 3 बिलियन कैश मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। ग्यू मिंगयुआन ने मुस्कुराते हुए मुझसे हाथ मिलाया। बाकी बचे हुए पैसे 3 दिन के अंदर जरूर ट्रांसफर हो जाएंगे। आप बड़े साफ बात करने वाले हैं चेयरमैन गू। उम्मीद है आने वाले वक्त में हमें साथ काम करने के और मौके मिलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 1 घंटे से भी कम वक्त में यह खबर इंटरनेट पर फैल गई। जामिंग रियल एस्टेट ने $52 बिलियन इन्वेस्ट किए और मैजिक सिटी डेवलपमेंट जोन की सबसे खास जमीन अपने नाम कर ली। ठीक उसी वक्त जामिंग रियल एस्टेट के शेयर की कीमत अचानक बहुत बढ़ गई। मार्केट में लोगों का भरोसा फिर से लौट आया। वेंजिए ने खबर को देखा और धीरे से हंसी। ये लोग तो बहुत तेज निकले। जिंदा रहने के लिए उन्हें ऐसा ही करना पड़ेगा। मैं सोफा पर पीछे होकर बैठ गया और आराम से बोला, यह जमीन उनके लिए उनकी जान से भी ज्यादा प्यारी है। जामिंग रियल एस्टेट के पास पैसों की बहुत कमी हो गई थी। उन्हें पैसे जुटाने के लिए इस जमीन का सहारा लेना ही था ताकि मार्केट में अपना भरोसा बनाए रख सकें, नहीं तो उनकी पूरी कंपनी डूब सकती थी। और अब वे कामयाब हो गए हैं। इसी बीच सुमोअन्स कंपनी के लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में क्या तुम लोगों ने सुना? शेन यंसी ने अपने पास की जमीन बेच दी। मैंने सुना है उसने उसे $80 बिलियन से भी ज्यादा में बेचा है। मैंने सुना है कि वह 100 बिलियन था। बिल्कुल नहीं, क्या सच में? यह तो पागलपन है। लोगों का ग्रुप मजे से बातें कर रहा था। उनके चेहरों पर हैरानी और जलन साफ दिख रही थी। कोने में बैठे लिनजियांग का चेहरा पीला पिडीडी अच गया था। उसने अपनी मुट्ठी जोर से बंद कर ली। उसकी हथेलियों से बहुत पसीना निकल रहा था। बस कुछ महीने पहले उसे सच में लगता था कि वह मेरी जगह ले सकता है। उसने तो यह भी सोचा था कि जब मुझे कंपनी से निकाल दिया जाएगा तो मैं किसी काम का नहीं रहूंगा। लेकिन अब मुझे देखो, बस एक डील से मैंने इतना पैसा कमा लिया जितना कई परिवार अपनी पीढ़ियों में भी नहीं कमा पाते। लिनजियांग ने नीचे अपने फोन की तरफ देखा। उसकी आंखों में घबराहट और बेचैनी साफ दिख रही थी। उसकी पूरी जमा पूंजी एक तेजी से बढ़ते हुए स्टॉक में लगा हुआ था। अगर वह जीत जाता तो वह मुश्किल से अपनी जिंदगी बदल पाता। अगर वह हार गया तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। दूसरी तरफ शेयर मार्केट की दुनिया में एक बड़े से आलीशान घर में कुछ लोग ग्लास टकराकर जश्न मना रहे थे। अब सही वक्त आ गया है, चलो शुरू करते हैं। यह देर रात का वक्त था। लिनजियांग सोफा पर बैठा था और उसके चेहरे के भाव बार बार बदल रहे थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। वह जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए उठा। एंग, क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? उसका दोस्त अंदर आया। वह थोड़ा हैरान दिख रहा था। लिंडजे योंग ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने उसे बैठने का इशारा किया। मुझे एक बात बताओ, क्या वह स्टॉक सच में सेफ है? उसने घबराते हुए पूछा। उसकी आवाज बिल्कुल गंभीर थी। उसका दोस्त थोड़ी देर के लिए रुका, फिर वह हंसने लगा और थोड़ा रिलैक्स हुआ। तुम बस बिल्कुल बेफिक्र रहो। इस स्टॉक में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये आज भी ऊपर जा रहा है और मार्केट में लोग इसे दीवानों की तरह खरीद रहे हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। बस घर बैठकर पैसे गिनने के लिए तैयार हो जाओ। लिंडजे यांग ने चैन की सांस ली और वापस सोफा पर गिर गया। तो अगर मैं इसे अभी बेच दूं तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे? उसके दोस्त ने सोचने के लिए थोड़ा मुंह बनाया। शायद लगभग 2 मिलियन। लिनजियांग ने एक सेकंड के लिए सोचा और फिर अचानक गंभीर हो गया।
तो इसे अभी बेच दो, इसे आज ही बेच दो, सब कुछ बेच दो। उसका दोस्त हैरान रह गया। एंग, अगर तुम अभी बेचोगे तो तुम्हें सिर्फ 2 मिलियन ही मिलेंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम इतने पैसे से क्या ही कर पाओगे? एक घर खरीदोगे, उसे सजाओगे और वह 2 मिलियन खत्म हो जाएंगे। लिन जियोंग थोड़ी देर के लिए खामोश रहा। उसकी आंखों में एक पक्का फैसला दिखा। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, बस इसे बेच दो। 2 मिलियन मिलना भी ठीक है, कम से कम मेरे पास ये पैसा तो सेफ रहेगा। उसका दोस्त एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसने याद दिलाया, आज फ्राइडे की रात है। रूल्स के हिसाब से मार्केट पहले ही बंद हो चुका है और वीकेंड्स पर यह नहीं खुलता। अगर तुम बेचना भी चाहते हो तो तुम्हें मंडे तक का वेट करना पड़ेगा। लिन जियांग थोड़ा हैरान रह गया। उसका दिल और भी भारी होने लगा। मंडे। लिन जियांग अपने कमरे में इधर उधर घूमने लगा। बस मंडे का वेट कर रहा था ताकि वह इसे तुरंत बेच सके। अगली सुबह जल्दी मैं बिस्तर पर उठा। वेंजी ये अभी भी मेरे पास गहरी नींद में सो रही थी। मैंने उसे परेशान नहीं किया और बस खबर चेक करने के लिए अपना फोन उठाया। जब मैंने स्टॉक मार्केट के नोटिफिकेशंस देखे तो मेरे चेहरे पर थोड़ी हैरानी आई। स्टॉक बहुत तेजी से नीचे गिर गया था। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। ऐसा लग रहा था कि मार्केट को चलाने वालों ने पहले ही बहुत बड़ा फायदा कमा लिया था, लेकिन वह जल्दी कामयाबी पाने के लिए कुछ ज्यादा ही उतावले लग रहे थे। उन्होंने और ज्यादा कीमत बढ़ने का वेट नहीं किया। लगता है उनकी और ज्यादा रिस्क लेने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं तो पहले ही बाहर निकल चुका था। मैंने इससे बहुत पहले ही काफी पैसा कमा लिया था। अब स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस बीच लिन जियांग अपने सोफा के सामने खड़ा था। उसकी आंखें अपने फोन पर टिकी हुई थीं। स्क्रीन पर स्टॉक मार्केट के डेटा को देखकर उसका खून ठंडा पुडिच गया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसकी उंगली बार बार रिफ्रेश बटन को दबा रही थी, लेकिन वह चाहे जितनी बार भी रिफ्रेश करता, स्टॉक की कीमत लगातार गिरती ही जा रही थी। यह नामुमकिन है, लिन जियांग ने अपने आप से कहा। उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और अपने स्टॉक ब्रोकर का नंबर मिलाया। अरे, ये सब क्या चल रहा है? लिन जियांग ने घबराते हुए पूछा। दूसरी तरफ से किसी ने फोन नहीं उठाया। यह कैसे हो सकता है? लिन जियांग का दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे उसका दम घुट रहा हो। उसने दोबारा फोन मिलाया, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। लिंडसे यांग ने जल्दी से कपड़े पहने और दरवाजे से बाहर भागा। जब लिंडसे यांग ब्रोकर के घर पहुंचा, उसने बिना सोचे दरवाजे पर लात मारकर उसे खोल दिया। अंदर से अचानक एक चीख सुनाई दी। आह! यह दो औरतों की आवाज थी। एंग! ब्रोकर बिस्तर पर लेटा हुआ था। वह पूरी तरह हैरान दिख रहा था। साफ पता चल रहा था कि उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। लिनशांग, इस आदमी को बिस्तर पर ऐसे अनजान बनकर लेटे हुए देखकर उसे तुरंत बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वह तेजी से आगे बढ़ा, उसे दबोचा और चिल्लाया, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, यह सब क्या चल रहा है? ब्रोकर अभी भी बिल्कुल हैरान दिख रहा था। क्या मतलब क्या चल रहा है? एंग, तुम्हें क्या हो गया है? उसने लाचार होकर पूछा। इस बीच उसके पास खड़ी दो औरतें डर गईं और जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगीं। मेरा पैसा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुमने नहीं कहा था कि इस स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है? तो फिर यह सब क्या बकवास है? ये कहते हुए लिन शोंग ने अपना फोन सीधा उसके चेहरे के सामने फेंक दिया। ब्रोकर एक सेकंड के लिए रुक गया और उसने फोन उठा लिया। उसके दिल ने कहा कि जरूर कुछ गलत हुआ है, नहीं तो लिन जियांग ऐसा गुस्सा नहीं करता। उसने जल्दी से स्टॉक मार्केट का पेज खोला। जैसे ही उसकी नजर स्क्रीन पर पड़ी, उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। यह क्या हो रहा है? ब्रोकर ने धीरे से अपने आप से पूछा। उसके चेहरे पर बहुत उलझन थी। क्या यह कोई टेक्निकल करेक्शन है? उसने अपने मन में सोचा, लेकिन उसने तुरंत इस बात को दिमाग से निकाल दिया। यह बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। यह बिल्कुल भी कोई आम बदलाव नहीं लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, यह अभी भी लगातार नीचे गिरता जा रहा है, जिसका मतलब है किसी ने जानबूझकर इसे नीचे गिराया है। ब्रोकर का दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया। वह समझ चुका था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसमें यह मानने की हिम्मत नहीं थी।